तो बच्चों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कार्बन कंपाउंड का वन शॉट। ठीक है, तो इसको अगर आपने देख डाला तो यकीन मानिए एग्जाम का हर एक क्वेश्चन जिंगा डाला। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं कार्बन का। हो सकता है इसमें से कोई ऑब्जेक्टिव में ही पूछ दे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग कार्बन के बारे में। तो कार्बन एक नॉन मेटल है। कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है। मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर जो है आपका इसके बाद जो है आपका अपलोड होगा, क्योंकि ज़्यादा डिमांड था कि कार्बन कंपाउंड को पहले अपलोड किया जाए, तो इसीलिए कार्बन एंड कंपाउंड को पहले अपलोड किया जा रहा है। ठीक है, तो कार्बन एक नॉन मेटल है। ठीक है ना, नॉन मेटल इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने का एबिलिटी होता है, एनायन बनाता है वो। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 छठे नंबर पे ही आता है। इसका मास नंबर 12 होता है। मास नंबर क्या होता है इसका? 12 होता है। एटॉमिक नंबर बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कार्बन में 6 प्रोटॉन है, और मास नंबर बताता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दोनों मिला के इसके अंदर 12 पीस है। ठीक है, कार्बन जो है लेटिन वर्ड कार्बो से आया। कार्बो से आया है। इसको हम लोग, इसका मतलब होता है कोल। कार्बन इज ड्राइव फ्रॉम लेटिन वर्ड कार्बो विच मीन्स कोल। आगे अगर हम इसका परसेंटेज बात करें कि हमारे नेचर में, अर्थ क्रस्ट में, एटमॉस्फेयर में कितना प्रेजेंट है, तो अर्थ क्रस्ट में देखेंगे तो 0.02% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स के फॉर्म में है, जैसे CO3 SCO3, कार्बोनेट्स लाइक बाइकार्बोनेट्स, ये सब फॉर्म में प्रेजेंट है। एटमॉस्फेयर में अगर बात करेंगे तो एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन है इन द फॉर्म ऑफ कुछ गैसेज जैसे CO2 CO, इन सब के फॉर्म में जो है प्रेजेंट है। और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो 2,4 होता है ना। पहला शेल में 2, दूसरा में 4 आ जाएगा। और इस तरह से ऑर्बिटल डायग्राम भी बना सकते हैं, इस तरह से 2 फिर 4। ठीक है ना, इस तरह से शेल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 और 4। ठीक है, इट इज टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट क्यों? इसका वैलेंसी 4 होता है, मतलब एक समय 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 गो से जो है बॉन्डिंग कर सकता है, इसलिए इसको हम लोग टेट्रावैलेंट कहते हैं। इसका वैलेंसी होता है 4। जैसे फॉर एग्जांपल मीथेन में देखिए, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया हुआ, एक समय में 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है? टेट्रावैलेंट होता है। क्या होता है? इसका वैलेंसी 4 होता है। कार्बन में अगर बॉन्डिंग का बात करें तो इसमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है कार्बन में? कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड जो है ये सब आयनिक कोवैलेंट, सब मेटल मेटल में और डिटेल में पढ़ना है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो है इसमें मैं बता दूंगा आपको। कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। किससे बनता है? म्यूचुअल शेयरिंग से, यानी जो एटम आपस में जुड़ रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, वो आपस में जो है बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, शेयर करते हैं। जितना पहला एटम देगा इलेक्ट्रॉन, उतना ही दूसरा को देना है, बराबर। अगर पहला 1 दे रहा है तो दूसरा भी 1 देगा, पहला 2 दे रहा है तो दूसरा भी 2 देगा, पहला 3 दे रहा है तो दूसरा भी 3 देगा। ठीक है, तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और तो देखिए, एक सवाल पूछता है कि ये जो कार्बन है, कार्बन इसका इतना सारा जो है कंपाउंड क्यों है, इतने लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड क्यों फॉर्म करता है? अगर कहा जाए पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, तो सारा एलिमेंट एक तरफ, कार्बन भैया एक तरफ ना रहा है, यानी एक अकेला कार्बन जो है इतना कंपाउंड बना लेगा, इतना कंपाउंड बना लेगा कि सब एलिमेंट मिलके नहीं बना सकता है। हमारा ना सब पे भारी पड़ जाता है, एक कार्बन सब पे भारी ना रहा। कार्बन ही लाइक बिहारी, एक बिहारी सब पे भारी। तो चलिए देखिए, कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी और बॉन्ड, दो आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए याद रखना है। कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी। क्या होता है कैटिनेशन? कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है? इट इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। मतलब कार्बन जो होता है अपने आप से जुड़ता है ना, और दूसरे आइटम से भी जुड़ के लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है। इसको कहते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। हमारा है तो ये लिखा हुआ, टू कंबाइन विथ इट सेल्फ, खुद से, एज वेल एज विथ अदर आइटम्स, खुद से और दूसरे आइटम से जुड़ के अलग अलग तरह से बॉन्ड बनाता है। स्ट्रेट चेन हो सकता है, जैसे इस तरह से देख सकते हैं, एकदम सीधा स्ट्रेट चेन। ब्रांच हो सकता है, इस तरह से देख सकते हैं, इसी में 4 कार्बन से एक को हटा के इधर लटका दिया है तो हो गया ब्रांच चेन। इसी में अगर 4 कार्बन के रिंग के फॉर्म में बना देते क्लोजली, यानी पॉलीगॉन टाइप का, तो ये क्लोज चेन हो सकता है। तो अदर अलग अलग तरह से कार्बन जो है जुड़ के जो है अपने आप से या दूसरे से जुड़ के जो है बॉन्ड बनाता है। इससे एक लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनने का जो है चांसेस बढ़ जाता है। दूसरा है, अब इसी में एक पॉइंट है कि सिलिकन। सिलिकन भी ये प्रॉपर्टी शो करता है। सिलिकन भाई अभी सोचा चलो कार्बन की तरह हम भी बनेंगे। होता है ना, कोई इंसान किसी मुकाम पे पहुंच गया तो उसका बराबरी करने के लिए कोशिश करता है, चलो ये हम भी करेंगे, ऐसे काहे नहीं कर सकते हम, हमारे में भी है जोश, है ना, लेकिन नहीं है होश। हाँ, तो जोश तो है लेकिन होश नहीं है, लेकिन आपको अपना होश और जोश दोनों साथ रखना है, क्योंकि आपका एग्जाम है परसों। ठीक है, तो सिलिकन जो होता है कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो तो करता है, लेकिन अप टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक शो करता है।
कुछ हद तक शो करता है, क्योंकि इसका जो बॉन्ड होता है वो स्टेबल नहीं होता है, अनस्टेबल होता है। तो कुछ हद तक जाने के बाद जो चरमरा जाता है, गिर जाता है। जैसे आप बोला देखा वो घर बनाए, ठीक है, जैसे एक घर पे रख रहे हैं, कुछ समय एक दूसरे पे रखते जाते एक समय आता है कि बिल्डिंग ऊंचा होता जाता है, नीचे से जो बेस कमजोर होने की वजह से टूट जाता है, गिर जाता है, ठीक है। तो कैटिनेशन का जो है प्रॉपर्टी वो सिलिकॉन तो शो करता है, 6-7 बॉन्ड बनता है फिर टूट जाता है, क्योंकि अनस्टेबल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो कार्बन का पहला याद रखना, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनेगा। कैटिनेशन, इट इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इन विच इट कंबाइन विथ इटसेल्फ, खुद से एज वेल एज विथ अदर आइटम, दूसरे से कंबाइन करके जो है लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रेट, ब्रांच और रिंग चेन कंपाउंड बनाता है। टेट्रा वैलेंसी, अभी बताया कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, तो कार्बन का वैलेंसी 4 होने की वजह से, 4 होने की वजह से क्या है, ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बना सकता है, 4 अलग अलग मोनोवैलेंट आइटम से जुड़ सकता है, यानी 4 आइटम से जुड़ सकता है, समझ में आ रहा है। तो इससे क्या है, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनने का चांसेस बढ़ जाता है। तीसरा है बॉन्ड स्ट्रेंथ, जैसे बताया सिलिकॉन में क्या था, कमजोर बॉन्ड था, अनस्टेबल था, टूट गया 6-7 के बाद। लेकिन इसका जो कार्बन का साइज देखेंगे तो छोटा होता है, कार्बन का साइज क्या होता है, छोटा होता है। तो स्मॉल साइज की वजह से कार्बन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है अपने आप से या दूसरे आइटम से जुड़ के, और जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो जो कंपाउंड बनेगा कार्बन के साथ वो हाईली स्टेबल होगा। इसलिए जो है कार्बन जो है लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, ड्यू टू कैटिनेशन, ड्यू टू टेट्रावैलेंसी, ड्यू टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। चलिए कुछ कोवैलेंट के बॉन्ड के बारे में जो कुछ बातें समझ लेते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, कितने तरह का होता है और क्या क्या कोवैलेंट कंपाउंड होता है, सब बात हम लोग जो है इसमें में समझ लेते हैं। तो चलिए ध्यान से एकदम समझिए, आप देख रहे हैं तो चलिए देखिए व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड। जैसा कि आपको बताया, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जो दोनों एटम होगा ना, दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा, आपस में इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर बांटेगा। पहला अगर एटम है तो वो अगर एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है दूसरा भी एक इलेक्ट्रॉन देगा, अगला 2 दे रहा है तो ये भी 2 देगा, अगला 3 दे रहा है। जैसे 2 इंसान है, दोनों को जरूरत है, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा देखो, दोनों को जरूरत है, दोनों को नीड है, ठीक है ना। तो अब दोनों को जरूरत है, जैसे 2 इंसान है, मान लो किसी को कंपनी खड़ा करना है, ठीक है ना, तो क्या करेंगे भाई, 1 लाख इसके पास है, 1 लाख इसके पास है, ठीक है, 2 लाख का कंपनी है, 2 लाख का मान लो कि कंपनी उनको दिख रहा है कि 2 लाख में जो स्टार्ट हो जाएगा। तो दोनों मिल आपस में बात हुआ तो बोला कि चलो भाई आपस में शेयर कर लेते, 1 लाख तुम दे दो, 1 लाख हम दे दो, दोनों का कंपनी हो जाएगा, है ना, दोनों का काम हो जाएगा, बेरोजगारी का टैग हट जाएगा हमारा, बेरोजगार से रोजगार बन जाएंगे, तो उससे और अच्छा क्या होगा, है ना। तो दोनों का ज़रूरत पूरा हो गया। तो इसमें क्या म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है, म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है आपस में इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग। ये बनता किसके बीच में है, ये बनता है नॉन मेटल्स के बीच में। किसके बीच में बनता है, नॉन मेटल्स के बीच में, क्योंकि नॉन मेटल दोनों भूखा होता है ना, दोनों भिखारी, दोनों को जरूरत इलेक्ट्रॉन का, तो नॉन मेटल्स के बीच में बनता है कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, याद रखना। अब ये टाइप्स बात करें कितने तरह का होता है, तो ये 3 तरह का हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हो सकता है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड हो सकता है और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड हो सकता है, ठीक है ना, याद रखना। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, यानी 2 एटम जो कंबाइन करेगा तो पहला भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा भी 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग 1 पेयर इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, एक जोड़ा। तो 1 पेयर इलेक्ट्रॉन यानी 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। जैसे हाइड्रोजन में देखेंगे, हाइड्रोजन में देखेंगे तो क्या हो रहा है इसमें, हाइड्रोजन में यहाँ देखें सिंगल बॉन्ड मतलब 1 इलेक्ट्रॉन जो ये हाइड्रोजन दिया होगा और दूसरा हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया होगा और आपस में शेयरिंग हो गया, ठीक है ना। उसी तरह से डबल में देखेंगे तो डबल में क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, पहला बॉन्ड के लिए 2 और दूसरा बॉन्ड के लिए 2, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन में देखेंगे तो क्या हुआ, ऑक्सीजन में देखेंगे तो पहला जो दो बॉन्ड बन रहा है तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, एक बॉन्ड में याद रखना 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, तो पहला 2 इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ से आया होगा और दूसरा 2 इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ से आएगा, तो दोनों ने 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया, ठीक है। ट्रिपल बनने के लिए, ट्रिपल के लिए चाहिए भाई 6 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, तो 6 में 3 पहला देगा 3 दूसरा देगा, 6 मतलब कि 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। जैसे नाइट्रोजन में होता है, जैसे देख सकते हैं नाइट्रोजन में 3 इस नाइट्रोजन ने दिया होगा और फिर तिग्घी मिल के छक्का बन गया, तो 3 इसने दिया 3 इसने दिया, सही मारा। तो इस तरह से जो है टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, सिंगल, डबल और ट्रिपल। सिंगल में 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, डबल में 4 इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। अब कोवैलेंट कंपाउंड किसको कहते हैं, तो नाम से वैसे पता चल रहा है, कोवैलेंट कंपाउंड इसको कहेंगे जिसके अंदर कोवैलेंट बॉन्डिंग प्रेजेंट होगा। जिस तरह के कंपाउंड में कोवैलेंट बॉन्डिंग प्रेजेंट होगा उसको क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम लोग कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज याद रखना, आपसे पूछ सकता है। कोवैलेंट कंपाउंड, एक जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है ना वो एक वीक बॉन्ड होता है, तो जो कंपाउंड बनेगा उसके अंदर क्या होगा, वीक बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो इस वीक बॉन्ड के कारण जो होता है
वो कंपाउंड जो होता है कोवैलेंट कंपाउंड, उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होता है कि फोर्स कमजोर है तो आसानी से थोड़ा सा हीट देंगे तो आसानी से पिघल जाएगा, हमारा। लिक्विड और गैसेस स्टेट में जब बॉन्ड कमजोर है तो उसके बीच का जो फिजिकल स्टेट है पार्टिकल से वो थोड़ा दूर दूर होगा, तो इसके कारण जो स्टेट होगा वो सॉलिड नहीं होगा, लिक्विड और गैसियस स्टेट में पाया जाएगा ड्यू टू वीक बॉन्ड। तो कोवैलेंट कंपाउंड याद रखना है, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, वीक बॉन्ड प्रेजेंट है, और ये लिक्विड और गैसियस स्टेट में होता है। दूसरी बात, आयन इसमें नहीं होता क्योंकि आयनिक बॉन्ड नहीं है, इसमें कोई आयन वगैरह नहीं बन रहा, मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा है, ये आयनिक बॉन्ड नहीं है, तो आयन इज एब्सेंट। तो जब आयन एब्सेंट होगा ये जो कंपाउंड है कोवैलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ आयंस, फ्री आयंस। डू नॉट सॉल्यूबल इन वाटर, वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता है, ये वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता, पर बट सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाते हैं। केमिस्ट्री के कंसेप्ट लाइक डिजॉल्व्स लाइक, पोलर पोलर में घुलेगा, नन पोलर नन, जैसे एक जैसा प्राणी है तो अपने जैसे को लाइक करेगा, है ना, जैसे कोई इंसान है ना, तो जैसे देखते होंगे कुछ इंसान जो है हा यू हा करे वाला है, तो उस जैसे इंसान का नेचर जो होगा जिसका, उसी के साथ बैठेगा। कोई इंसान शांत मिजाज का एकदम, जिंदगी में सुकून चाहिए, एकदम शांति रहता है, तो उसके जैसा कोई अगर इंसान होगा तो उसी के साथ बैठेगा, है ना। तो अपोजिट तो कभी होगा नहीं कि शांत इंसान हा ही के साथ बैठ गया तो मामले गड़बड़ा जाएगा, है ना। तो याद रखना है केमिस्ट्री में जो है लाइक डिजॉल्व्स लाइक, तो वाटर एक पोलर होता है, वाटर का नेचर अलग है, तो वाटर में जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये कोवैलेंट कंपाउंड सॉल्यूबल नहीं होता कि उसका नेचर अलग है, वो नन पोलर होता है, उसमें कोई चार्जेस नहीं होते हैं ठीक है। तो ये याद रखना कोवैलेंट कंपाउंड सॉल्यूबल में, वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता, लेकिन अपने जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में यानी जो कि कोवैलेंट कंपाउंड होता है उसमें सॉल्यूबल हो जाता है। इसमें जो रिएक्शन होता है कोवैलेंट कंपाउंड में वही होता है मॉलिक्यूलर रिएक्शन, मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, अभी बताया आयंस नहीं होता है इसमें। तो ये जो रिएक्शन थोड़ा स्लो होता है, क्यों स्लो होता है, क्या कारण है स्लो होने का, तो इसमें जो होता है बॉन्ड, देख रहे बॉन्ड बना हुआ सब में, तो बॉन्ड टूटेगा फिर बॉन्ड बनेगा, पुराने बंधन टूटेंगे नए बंधन बनेंगे, याद है आपको बताया था केमिकल रिएक्शन में। तो ये बॉन्ड का टूटना और बनना थोड़ा सा प्रोसेस में टाइम टेकिंग होता है, तो समय लगता है, तो समय लगेगा तो क्या होगा, थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होगा। तो बॉन्ड ब्रेकिंग और मेकिंग में टाइम टेकिंग होता है, इसीलिए स्लो प्रोसेस था, कौन सा, मॉलिक्यूलर रिएक्शन, जो कि कोवैलेंट कंपाउंड में होता है, ठीक है। तो चलिए हम तो चलिए अब मैं आपको जो एलेक्ट्रॉप्स ऑफ कार्बन समझाता हूँ, कार्बन के एलेक्ट्रॉप्स, ठीक है। क्या होता है एलेक्ट्रॉप्स, तो एलेक्ट्रॉप्स क्या होता है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट, इट इज़ फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट इन विच it is form of an element which have सेम केमिकल प्रॉपर्टी, यानी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, केमिकली आपस में एक जैसा होगा, मतलब ध्यान देना, एक एलिमेंट का एक रूप है, एक एलिमेंट का अलग अलग रूप हो सकता है। जैसे यहाँ पे हम लोग कार्बन का पढ़ रहे हैं, तो कार्बन एक एलिमेंट है, उसी का एक अलग अलग रूप है। जैसे होता है ना कोई इंसान गंगाधर ही शक्तिमान है, तो गंगाधर एक रूप हो गया, शक्तिमान एक रूप हो गया। तो एक इंसान का जैसे अलग अलग रूप होता है ना, कहीं पे बहुत अच्छा दिखता है, कहीं पे बहुत बुरा दिखता है, उसी तरह से एक एलिमेंट का जो होता है अलग अलग रूप होता है, ठीक है। अलग अलग है रूप तेरे, ढंग तेरा अलग अलग है। चलिए ध्यान समझिए, शेरो शायरी नहीं चल रहा। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन का एलोट्रॉप्स, तो कार्बन का एलोट्रॉप यानी एक एलिमेंट का अलग अलग फॉर्म, जिसमें उसका केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होगा, केमिकली सेम होगा, लेकिन फिजिकली अलग अलग होगा, वही लिखा हुआ। इट इज फॉर्म ऑफ एलिमेंट विच हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगा लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। तो कार्बन का 3 एलोट्रॉप होता है, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरेन, ठीक है। इंपॉर्टेंट आपका डायमंड और ग्रेफाइट है, बकमिंस्टर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, इसको याद रखना, इसका फॉर्मूला होता है C60 ऑब्जेक्टिव के लिए। इसमें 2 जो होता है आपका क्लोज यानी पॉलीगोन प्रेजेंट होता है, 20 हेक्सागोनल और 12 पेंटागोनल होता है, दोनों कंबाइंड रहता है, फ्यूज रहता है, ठीक है। याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए 20 हेक्सागोनल रिंग होता है और 12 पेंटागोनल रिंग, ठीक है। 20 हेक्सागोनल होता है और 12 पेंटा, ठीक है, इसको याद रखना। चलिए अब हम लोग देखते हैं, अभी बताया क्या कि एलेक्ट्रॉप्स क्या होता है, इट इज़ द फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट इन विच सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। तो देखिए जैसे डायमंड, तो अभी फिजिकल प्रॉपर्टी का बात करें, फिजिकल का, डायमंड हार्ड होता है, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है फिजिकली। बकमिंस्टर फुलरेन देखें तो मॉडरेटली होता है, यानी डायमंड से सॉफ्ट लेकिन ग्रेफाइट से थोड़ा हार्ड, तो फिजिकली अलग अलग है सब, है ना। लेकिन केमिकली अगर बात करेंगे तो डायमंड को जलाएं, ग्रेफाइट को जलाएं, चाहे बकवा को जलाएं, बकमिंस्टर फुलरेन को, सबको जलने पे हमको क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा, CO2, यानी डायमंड को भी जलाएंगे तो बर्न टू गिव CO2, ग्रेफाइट इज ऑल्सो बर्न टू गिव CO2 और बकमिंस्टर फुलरेन ऑल्सो बर्न टू गिव CO2, सभी जल के हमको सेम चीज़ दे रहा है, यानी केमिकली क्या है, सब सेम है। तो फिजिकली अलग होगा लेकिन केमिकली सेम होगा, इसको कहते हैं एक दूसरे का एलोट्रॉप्स कहते हैं।
अब डायमंड और ग्रेफाइट में डिफरेंस याद रखना, ये पूछ सकता है आपको, ठीक है। डायमंड आपका हार्ड होता है जबकि ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। डायमंड ट्रांसपेरेंट तो आर पार देख सकता है उसका, है ना, लेकिन ग्रेफाइट ओपेक होता है, इसके आर पार तुम आप नहीं देख सकते। डायमंड बैड कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, इट इज नॉट गुड कंडक्टर, इज एन इंसुलेटर, जबकि ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बोले ऐसा क्यों, तो अभी समझेंगे ऐसा क्यों। स्ट्रक्चर वाइज देखें तो इसमें टेट्राहेड्रल 3D स्ट्रक्चर, यानी डायमंड 3 डायमेंशनल होता है, टेट्राहेड्रल शेप का होता है, जबकि देखेंगे ग्रेफाइट में तो ग्रेफाइट हेक्सागोनल 6 साइडेड रिंग होते हैं और लेयर वाइज 3D 2D स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट में, लेयर वाइज, ठीक है। तो याद रखना है आपको ये दोनों में डिफरेंस। अब सवाल आता है कि वाई डायमंड इज बैड कंडक्टर एंड ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर, तो यहाँ सवाल वही लिखा हुआ है, वाई डायमंड इज बैड कंडक्टर बट ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर। इसके पीछे क्या कारण, इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो डायमंड में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि डायमंड में देखेंगे तो एक डायमंड जो है 4 जो है कार्बन एटम से जुड़ा होता है। इन डायमंड एक सिंगल जो डायमंड होता है डायमंड में स्ट्रक्चर में, तो एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। तो चारों का चारों जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है टेट्रावैलेंट होता है, तो चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हो, तो कोई फ्री नहीं है, कोई व्यस्त, सबका सब व्यस्त है एकदम, समझ आ रहा है। लेकिन यही ग्रेफाइट में देखें तो एक कार्बन 3 से जुड़ा होता है, तो एक जो है फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ग्रेफाइट इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट डायमंड डू नॉट कंडक्ट। वही लिखा है, इन डायमंड फ्री इलेक्ट्रॉन इज एब्सेंट बट इन ग्रेफाइट इट इज प्रेजेंट, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, अब आ गई हाइड्रोकार्बन की घड़ी। अब हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन। क्या होता है हाइड्रोकार्बन, तो नाम से पता चल रहा है हाइड्रोकार्बन, जिसमें 2 चीज होगा, हाइड्रोजन प्लस कार्बन, यानी कंपाउंड कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन बोल देंगे। इसको जनरल फॉर्मूला लगता है CXHY, जहाँ X कोई भी कार्बन की संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 इन जनरल कोई नेचुरल नंबर, और Y उसी तरह से कोई हाइड्रोजन होगा। अब इसका हम क्लासीफाई अगर करें, बांटे, पाश अगर करें, है ना, डिफ्रेंशिएट करें, तो हाइड्रोकार्बन को हम लोग 2 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक ओपन चेन जिसको एसाइक्लिक बोलते हैं, इसमें कोई रिंग नहीं रहेगा, और दूसरा क्लोज चेन यानी रिंग वाला क्लोज चेन यानी साइक्लिक, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ओपन चेन भी 2 तरह का आपका होगा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है। सैचुरेटेड मतलब वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, इसको अल्केन भी बोलते हैं। और अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड के अलावा या तो डबल रह सकता है या तो ट्रिपल रह सकता है, यानी सिंगल बॉन्ड तो रहेगा ही, साथ में डबल भी रहेगा और ट्रिपल भी, यानी अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहना चाहिए, ठीक है। और डबल वाले को हम लोग कहते हैं अल्कीन कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्कीन, और ट्रिपल वाले को कहते हैं अल्काइन कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्काइन। सबके बारे में हम लोग बारी बारी से देखेंगे। और रिंग में देखेंगे तो 2 तरह का देखेंगे, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक जिसको हम लोग साइक्लो अल्केन भी बोलते हैं ना, साइक्लो प्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, इस तरह से, ठीक है। और एरोमेटिक जिसमें बेंजीन रिंग होता है, बेंजीन आपको याद होगा ये वाला, है ना, बेंजीन इस तरह से होता है। ये बेंजीन रिंग जिसमें प्रेजेंट है उसको कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग सैचुरेटेड से स्टार्ट करेंगे। सैचुरेटेड अभी बताया क्या होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ऑल कार्बन एटम आर लिंक टू सिंगल बॉन्ड, सभी में जो है कार्बन एटम में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, उसको कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसे अल्केन भी कहते हैं। जनरल फॉर्मूला सभी का याद रखना है, जनरल फॉर्मूला CBSE में तो डायरेक्ट नहीं पूछेगा, बिहार बोर्ड वगैरह में डायरेक्ट पूछ देता है, ठीक है, इसको थोड़ा घुमा के पूछेगा। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, किसका, अल्केन का, ठीक है। कई बार आपको टेस्टिंग से पूछ देगा, ठीक है, कि बताइए जो है इसमें से कौन जो है ब्रोमीन वाटर को डिक्लोराइज करेगा, कौन करेगा, तो उसमें तुमको फार्मूला दे देगा। तो फार्मूला से पहले पता करेंगे तो कौन अल्केन है, कौन अल्कीन है, कौन अल्काइन है, तो उसके लिए जनरल फार्मूला आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो डायरेक्ट नहीं पूछेगा लेकिन घुमा के पूछेगा। तो अल्केन का हो गया जनरल, ये होमोलोगस सीरीज लिखने बोलेगा कि 5 मेंबर जो है अल्केन का लिखें, तो इसमें फिर जनरल फार्मूला कम आएगा, इसी पे आपको 5 को सेट कर देना, 1 2 3 4 5 रख के, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। CnH2n+2 सफिक्स यानी लास्ट में जो लगता है एन लगता है, क्या लगता है इसमें, एन लगेगा। जैसे एक कार्बन के लिए तो एक कार्बन रखेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ देख सकते हैं CH4 बनेगा। मिथ, एक कार्बन के लिए मिथ आता है लास्ट में एन, क्योंकि अल्केन है। 2 कार्बन के लिए C2H6 इथेन, 3 कार्बन के लिए C3H8 प्रोपेन, 4 के लिए C4 एस्टेन ब्यूटेन, 5 के लिए C5H12 पेंटेन, इस तरह से होगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं जो आपको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा।
कार्बन एटम्स आर लिंक टुगेदर बाय डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड में क्या होता है, कार्बन एटम जो कम से कम एक डबल या ट्रिपल, बहुत से लोग बता देते हैं कार्बन, सारा कार्बन एटम जो होता है ना डबल और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। सारा कैसे हो सकता है भाई, तो कार्बन का टेट्रा वैलेंसी फेल होता है, 4 से ज़्यादा वैलेंसी हो जाएगा। कम से कम एक कार्बन एटम, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सकता है, कम से कम एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है डबल या ट्रिपल होना चाहिए, ठीक है, तब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनेगा। अब ये दो तरह का होता है, अल्कीन और अल्काइन, तो बारी बारी से सबको समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। अल्कीन क्या होता है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, इसको कहेंगे अल्कीन, ठीक है। जनरल फॉर्मूला इसका याद रखना CnH2n होता है, जितना कार्बन उससे दुगना जो हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट होगा। सफिक्स इसमें होता है इन, सफिक्स क्या होता है इसका, इन होता है, इन, ठीक है ना, याद रखना। अब जैसे यहाँ पे कुछ बना के देखते हैं इसका, एक कार्बन के लिए देखेंगे तो C1H2 × 1 CH2, ये एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि एक कार्बन के साथ 2 ही हाइड्रोजन जुड़ा, कार्बन का 4 वैलेंसी पूरा होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक कार्बन वाला जो होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एग्जिस्ट नहीं करता, याद रखना। ऑब्जेक्टिव में मान सेशन रीजन में पूछ दिया है ना, कैन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एग्जिस्ट फॉर कार्बन नंबर 1, अब सेशन रीजन है ट्रू है कि फॉल्स है, कोई अल्कीने का दे देगा, अल्काइने का दे देगा, समझ आ रहा है। ये सब बातों को याद रखना आपको। n बराबर 2 के लिए तो C2H2 × 2, जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन C2H4, तो 2 कार्बन है तो इथ लास्ट में लगेगा इन, तो इथीन हो गया। 3 के लिए C3H6 प्रोपीन, 4 के लिए C4H8 ब्यूटीन। उसी तरह अल्काइन का देखेंगे तो अल्काइन में क्या होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, इसका सफिक्स लास्ट में आइन लगता है, आइन, आइन वाला बैगन वाला नहीं, ठीक है, आइन। जनरल फॉर्मूला इसका होता है CnH2n-2, CnH2n -2 होता है, ठीक है, मतलब इसमें जितना था उसमें 2 घटा देना हाइड्रोजन को। एक कार्बन के लिए देखेंगे तो इसमें भी क्या आएगा, CH0 आ रहा है, यदि एक कार्बन वाला अनसैचुरेटेड एग्जिस्ट नहीं करता, अभी बताया। 2 के लिए देखेंगे तो C2H2 × 2 -2, C2H2 हो जाएगा इथाइन। 3 के लिए C3H4 आएगा प्रोपाइन, इस फॉर्मूले में पुट करना है। 4 के लिए C4H6 ब्यूटाइन। इस तरह से हम लोग कितना भी कार्बन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है अल्काइल ग्रुप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, आगे जितना आप फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे सब में इसका आपका यूज़ होगा, इसलिए इसको ध्यान समझिएगा। अल्काइल ग्रुप क्या होता है, इसको हम लोग R से डिनोट करते हैं, सिंबल क्या होता है इसका, R होता है। तो जितना भी फंक्शनल ग्रुप देखेंगे सब में R ग्रुप आपको लगा हुआ दिखेगा, ठीक है। व्हाट इज अल्काइल ग्रुप, द ग्रुप विच इज फॉर्म बाय द रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन, यानी अल्केन जो होता है आपका, अल्केन मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो उसमें से एक हाइड्रोजन एटम जब आपसे हटा देंगे, एक हाइड्रोजन एटम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, तो उस हटाने के बाद जो ग्रुप बनेगा उसको क्या बोलेंगे, अल्काइल ग्रुप बनेंगे, कहेंगे क्या कहेंगे, अल्काइल ग्रुप कहेंगे, ठीक है ना। तो अल्काइल ग्रुप क्या होगा, वैसा ग्रुप विच इज फॉर्म बाय द रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन अल्केन, अल्केन से एक हाइड्रोजन एटम निकाल दिया, तो उसके बाद जो नया ग्रुप बनेगा, नया स्पेशीज, उसको कहेंगे अल्काइल ग्रुप। जैसे देखेंगे यहाँ पे मीथेन है CH4, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी बनाया है, उसमें एक हाइड्रोजन आइटम को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो एक हाइड्रोजन को हटा दिया तो क्या बचेगा, 3 हाइड्रोजन बचे और ये बॉन्ड खाली रहेगा, ये किसमें से कोई भी जो है आके फंक्शनल ग्रुप जुड़ सकता है। इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में, ठीक है। उसी तरह से इथेन का दिखाया, C2H6 में एक हाइड्रोजन हटा दिया तो C2H5 बचेगा, और एक जो हाइड्रोजन हटा था यहाँ पे देख सकते हैं बॉन्ड जो था 6 हाइड्रोजन है उसमें से एक हाइड्रोजन हट गया, तो ये हाइड्रोजन हटना तो ये बॉन्ड तो खाली हो गया, तो ये खाली इस तरह से दिखाते हैं, इसी को हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं C2H5। तो जनरल फॉर्मूला अगर हम देखेंगे किसका, अल्काइल ग्रुप का, तो देखिए अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2, एक हाइड्रोजन हट गया तो CnH2n+2 में से एक 1 हट जाएगा तो क्या बचेगा, +1, तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइल ग्रुप, CnH2n+1। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको IUPAC नेमिंग समझाने वाला हूँ। तो देखिए जिन बच्चों ने मुझसे ऑफलाइन पढ़ा होगा आपको IUPAC नेमिंग इस लेवल तक बता दिया कि आप IIT का क्वेश्चन भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको जो है बोर्ड के लिए जो देखना है, वो बोर्ड के लिए क्या क्या रिलेवेंट है इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि कंसेप्ट पूरा मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो देखिए एक ऑर्डर फॉलो होता है IUPAC नेमिंग के लिए, हालांकि इतना आपको डिटेल में नहीं पूछा, आपको एकदम सिंपल IUPAC नेमिंग पूछता है, ठीक है। अगर आप बोर्ड का क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, देखे होंगे तो आपने देखा होगा, हालांकि इससे सवाल भी बहुत ज़्यादा नहीं आता है। तो देखिए ऑर्डर क्या है, पहले प्रीफिक्स लिखाता है, सबसे मेन ये है रूट वर्ड, सबसे पहले क्या आता है, बीच में आता है रूट वर्ड, रूट वर्ड पहले लिखना है, रूट वर्ड से जो पहले आएगा वो प्रीफिक्स आएगा, रूट वर्ड के बाद आता है आपका सफिक्स, और सफिक्स भी 2 तरह का होता है, एक प्राइमरी सफिक्स और एक सेकेंडरी सफिक्स, यानी ऐसा ऑर्डर हम लिखेंगे, पहले रूट वर्ड से पहले प्रीफिक्स, और रूट वर्ड के बाद आएगा प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। अब ये चारों को समझते हैं बारी बारी से, किसको हम लोग कब क्या और कैसे यूज़ करेंगे। तो रूट वर्ड तो आपको पता है सबसे मेन,
कार्बन की संख्या को बताता है, रूट वर्ड क्या बताता है, कार्बन की चेन को। तो मेन कार्बन चेन हम लोग जो लेते हैं इसको प्रिंसिपल कार्बन चेन बोलते हैं, उसकी संख्या को। अगर एक कार्बन वाला चेन है तो मिथ लगेगा, 2 कार्बन के लिए इथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए एक, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक लगेगा। इससे ज़्यादा आपको पूछने वाला नहीं है, ठीक है। अब प्राइमरी सफिक्स, देखिए वर्ड रूट, रूट वर्ड और प्राइमरी से, ये तो हमेशा यूज़ होगा, ऑलवेज, ठीक है ना। प्राइमरी सफिक्स किस लिए यूज करते हैं, बॉन्डिंग के लिए, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग कैसा है मेन कार्बन चेन में। जैसे सिंगल बॉन्ड अगर रहेगा तो एन लगाएंगे, डबल बॉन्ड रहेगा तो इन लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आइन लगाना, आइन लगाना, क्या लगाना, आइन। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, यानी इसके बाद एन इन आइन के बाद जो लिखाएगा नेमिंग में, तो इसमें हम लोग फंक्शनल ग्रुप का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, और कमाल की बात आपको एक ऑर्डर में भी लिख दिया, प्रेफरेंस। हालांकि इससे क्वेश्चन आपको पीछे नहीं कि एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप दे देगा, बहुत रेयरली चांस है कि वो क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो इस ऑर्डर में लिखा, ये ऑर्डर में, प्रेफरेंस के ऑर्डर में। जैसे मान लो कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड दोनों दिया हुआ है, तो प्रेफरेंस किसको देना है, तो जो सबसे ऊपर है उसको प्रेफरेंस देना है, ठीक है। तो देखिए अगर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग सेकेंडरी सफिक्स यूज़ करते हैं ओइक एसिड। क्या यूज़ करते हैं, ओइक एसिड। अल्डिहाइड के लिए यूज़ करते हैं अल, कीटोन के यूज़ करते हैं ओन, अल्कोहल के यूज़ करते हैं ओल, ठीक है। एग्जाम्पल में देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। फिर प्रीफिक्स, प्रीफिक्स हम लोग यूज़ करते हैं साइड चेन के लिए। जैसे मेन कार्बन का चेन है तो इसके साइड में अगर कोई लगाया हुआ है, जैसे क्लोरीन लग गया, ठीक है, या फिर कोई मिथाइल ग्रुप लग गया, यानी अल्काइल ग्रुप लग गया, तो साइड चेन जो होगा ना उसके लिए हम लोग जो है प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं, यानी जो सबसे पहले लगेगा, रूट वर्ड से भी पहले, ठीक है। तो साइड चेन में क्या हो सकता है, आपको कोई अल्काइल ग्रुप आ सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इस तरह से, ठीक है। एक से ज़्यादा भी हो सकता है। हैलो ग्रुप यानी हैलोजन कोई हो सकता है, ऐसे क्लोरीन रहेगा तो क्लोरो लगाना है, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमो लगाना है, ठीक है, फ्लोरीन रहेगा तो फ्लोरो लगाना है, आयोडीन रहेगा तो आयोडो लगाना है। ये पूरा का पूरा आपका जो है आयुपैक नेमिंग का पूरा स्ट्रक्चर हो गया। कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन आपको देखते हैं, बताते हैं, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले काम क्या करना, आयुपैक नेमिंग जब भी करेंगे तो पहले लॉन्गेस्ट चेन तलाश करेंगे, सबसे बड़ा कार्बन का चेन कौन सा होगा। तो यहाँ देखेंगे 1 2 3 4, कोई ब्रांचिंग नहीं है इसमें, 4 कार्बन है, तो 4 के लिए हम लोग क्या लेंगे, पहले आएगा वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन को जो बताएगा। तो पहले मेन कार्बन चेन तलाश करना है और उसके लिए कितना कार्बन आ रहा है उसके लिए वर्ड रूट लिख देना है। तो 4 कार्बन है तो ब्यूट आ जाएगा। देखेंगे मेन कार्बन जो चेन हमने लिया है ये वाला है ना, इसमें जो है कार्बन कार्बन में कोई सिंगल डबल ट्रिपल कैसा बॉन्डिंग है, सब में देखेंगे सिंगल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच में देना, कार्बन हाइड्रोजन नहीं तो हमेशा सिंगल ही होगा। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो यानी प्राइमरी सफिक्स आएगा एन, और कुछ तो दिया हुआ नहीं, कोई साइड चेन नहीं, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, तो हो जाएगा ब्यूट प्लस एन यानी ब्यूटेन हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ देखेंगे एक ब्रांचिंग भी आ रहा है। पहले मेन कार्बन चेन लिखेंगे, मेन कार्बन चेन मतलब लॉन्गेस्ट चेन जिससे वर्ड रूट आपको पता चलेगा। तो यहाँ देखेंगे 1 2 3, इससे बड़ा तो कोई चेन हो नहीं सकता है, तो हम लोग ये ले लेंगे 3 कार्बन का, ये वाला है ना, 3 कार्बन का। तो 1 2 3, तो 3 कार्बन का है, तो 3 कार्बन के लिए क्या आएगा आपको पता है, क्या आएगा, 3 कार्बन के लिए आता है प्रोप, क्या आता है। और लास्ट में देखेंगे सब में, इसमें 3 कार्बन का जो चेन है इसमें सब में सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा, एन आ जाएगा, प्रोपेन। लेकिन यहाँ पे क्या है, साइड चेन भी है। साइड चेन हम लोग प्रीफिक्स के तौर पे यूज़ करते हैं, मतलब आगे में लिखा था उसका नेमिंग। अब साइड चेन में देखेंगे तो उसका पोजीशन भी दिया था कि कितने नंबर पे है। अब बोले पोजीशन कैसे देंगे, इधर से देंगे बायां पट्टी से कि दायां पट्टी से देंगे, है ना। तो किसी किधर से भी आप देख सकते हैं, लेकिन जिधर से भी देंगे जो उसका पोजीशन है वो मिनिमम आना चाहिए, कम से कम पोजीशन पे आना चाहिए। इसको बोलते हैं लोएस्ट लोकेंट रूल। तो अगर हम इधर से देखेंगे तो इधर से आएगा 1 2, दूसरे नंबर पे आएगा। इधर से अगर जाएंगे दायां पट्टी से, राइट से, तो 1 2, तो इधर से भी 2 आ रहा है, इधर से भी 2 आ रहा है, तो दोनों तो बराबर है, किधरों से दे सकते हैं। तो चलिए 1 2, तो ये दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो यानी 2 पे आ रहा है। और जब नंबर लिखेंगे, ठीक है, नंबर लिखेंगे अल्फ़ाबेट लिखेंगे, दोनों के बीच में आपको हाइफन देना है इस तरह से। तो 2, ये है क्या, CH3 है, तो CH3 के लिए क्या आता है, मिथाइल आता है, तो 2 मिथाइल, ठीक है, तो अच्छे से लिखते हैं 2 मिथाइल, और क्या था, प्रोपेन, ठीक है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। मेन कार्बन चेन देखेंगे तो 3 कार्बन का होगा, 1 2 3, ये वाला है ना, तो 3 कार्बन का चेन है, तो ये हो जाएगा फिर से प्रोपेन। ये तो कोई दिक्कत नहीं, सेम है। लेकिन अब देखेंगे तो एक की जगह पे यहाँ 2 पीस आ गया है, नहीं मिथाइल, तो 2 पीस आ गया तो क्या करेंगे, जब एक ही तरह का ग्रुप 2 बार 3 बार आए तो उसके लिए डाई ट्राई टेट्रा इस तरह से यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पहले पोजीशन देखेंगे तो पोजीशन तो वही आएगा, दूसरे नंबर पे इधर से भी, दूसरे नंबर पे इधर से भी आ रहा है, तो किधर से भी लिख सकते हैं। तो चलिए लिखे, 2 पे देखेंगे तो 2 पीस है, एक मिथाइल ऊपर एक नीचे है, तो 2
2। जब 2 नंबर रहेगा तो दोनों का पोजीशन अलग अलग लिखना है, तो 2 नंबर जब लिखेंगे तो बीच में कॉमा देना। लेकिन नंबर के बाद जब अल्फ़ाबेट लिखाएगा, जैसे अब क्या लिखना है, 2 पीस मिथाइल है तो मिथाइल 2 पीस है ना, तो क्या लिखेंगे, डाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल। बाकी प्रोपेन तो हो ही गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक फंक्शनल ग्रुप वाला आ रहा है, तो फंक्शनल ग्रुप वाला कैसे करेंगे, बोले सर लॉन्गेस्ट चेन कौन ले सकते हैं, तो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 से 4 आएगा, ऐसे लेंगे तो 1 2 3 4। अगर लॉन्गेस्ट चेन कुछ और भी आता तो हमेशा प्रेफरेंस देना फंक्शनल ग्रुप वाले को। स्टार्टिंग कहाँ से करना, फंक्शनल ग्रुप के इधर से, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे 1 2 3 4, तो ये इस तरह से लेना, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस पहले देना, इसको प्रायोरिटी पहले देना। तो 4 कार्बन है तो 4 के लिए क्या आ जाएगा, सब सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूट है ना, ब्यूट सिंगल बॉन्ड है तो एन आ जाएगा प्राइमरी सफिक्स। क्या कोई साइड चेन है, तो देखें हाँ साइड चेन इधर आ रहा है दूसरे नंबर पर ना, CH3 आ रहा है, मिथाइल क्या आ रहा है, तो प्रीफिक्स में लिखा आएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब ब्यूटेन हो गया। अब यहाँ देखेंगे तो ये क्या है, आपका ओइक एसिड है, क्या है, तो इसके साथ हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस में ओइक एसिड। लेकिन ध्यान देना कभी भी नेमिंग में 2 वॉवेल एक साथ नहीं रह सकता, एक वॉवेल को हटाना पड़ेगा। तो पहला वॉवेल को हम लोग हटा देते हैं, ये जो वॉवेल देखें ना ई, इसको हटा देंगे, तो इसको हटाने के बाद क्या बनेगा इसका नेमिंग, 2 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड, ठीक है। ई हट गया, ठीक है, रिमूव। उसी तरह इसका देखेंगे हम लोग, यहाँ पे अब अलग अलग पोजीशन दे दिया है। चलिए पहले मेन कार्बन को तलाश करते हैं, 1 2 3 4, इससे बड़ा तो होगा नहीं, तो ये मेन कार्बन आपका हो गया 4 कार्बन। तो 4 के लिए आपका आ जाएगा ब्यूट, सब सिंगल बॉन्ड है तो एन आ जाएगा। अब देखिए कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो यानी सेकेंडरी सफिक्स नहीं आएगा, हाँ, लेकिन 2 साइड चेन है आपका यानी प्रीफिक्स है आपका, ठीक है। तो प्रीफिक्स में देखेंगे नेमिंग किधर से करें, तो देखिए अगर इधर से करते 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर 2 पे आ रहा है, ये इधर 3 पे आ रहा है। अगर इधर से करेंगे तो इधर से भी वही होगा 1 2 3। तो अगर एक से ज़्यादा आपका रहे, हमारा एक से ज़्यादा अगर तो आपका साइड चेन है, तो इसमें लोएस्ट सम रूल यूज़ करना। कहने का मतलब दोनों पार्टी से आप देख लीजिए, ठीक है, पोजीशन, और जिधर से जोड़ के सम मिनिमम आ रहा है उसको लेना। जैसे हम लोग लेफ्ट से करेंगे तो इसका पोजीशन 2,3 आया, तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 आ रहा है। अगर राइट से देखते हैं, तो राइट से देखिए पोजीशन क्या आ रहा है, 1 2 3, 2 और 3 फिर आ रहा है राइट से भी, तो राइट से भी देखेंगे तो 2 + 3 कितना आ रहा है, 5। तो दोनों तो सेम ही आ रहा है, मतलब किधर से भी ले सकता है। अगर हो सकता है लेफ्ट वाला कम आता, 2 + 2 मान लो 4 आ जाता है, ठीक है, तो लेफ्ट वाला हम लोग लेते हैं, समझ आ रहा है। चलिए नेमिंग करते हैं। 2 पीस मिथाइल है तो डाई मिथाइल पहले कर देते हैं, डाई मिथाइल। अब डाई मिथाइल हो गया, आप पोजीशन देखेंगे तो एक 2 पे और एक 3 पे है, तो 2,3 बीच में हाइफन। आई होप आपको ये नेमिंग क्लियर हो गया होगा, इससे ज़्यादा हार्ड आपको एग्जाम में पूछने वाला नहीं है, ठीक है ना। बाकी आप लोग अपना नोट्स वगैरह रिवीजन कीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको फंक्शनल ग्रुप पढ़ाने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज़ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एटम हो सकता है, मतलब सिंगल एटम, या ग्रुप ऑफ एटम, 2 या 2 से ज़्यादा एटम मिलके बन सकता है, जो क्या करता है, विच मेक्स कार्बन कंपाउंड रिएक्टिव एंड डिसाइड इट्स प्रॉपर्टी। बेसिकली जो किसी भी कार्बन कंपाउंड से जब ये ग्रुप जुड़ता है तो ये उस कार्बन कंपाउंड का प्रॉपर्टीज चेंज कर देता है और उस अपना प्रॉपर्टी जो है शो करता है। यानी एक डोमिनेटिंग ग्रुप है ये, जिससे जुड़ेगा अपना दबदबा वहाँ पे दिखाएगा, हमारा है डोमिनेटिंग नेचर शो करता है। यानी कार्बन कंपाउंड का जो पूरा प्रॉपर्टी है ये पूरा हाईजेक कर लेता है और अपने हिसाब से जो है चलाता है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है जो कार्बन कंपाउंड को रिएक्टिव बनाता है और उसके प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है, यानी उसका प्रॉपर्टी पूरा चेंज करके अपने हिसाब से शो करता है। यानी जो उसका प्रॉपर्टी का वही पूरा कार्बन कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। जैसे कुछ आप देखते हैं एग्जाम्पल, पहला आता है हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, कैपिटल एक्स में फ्लोरीन आता, क्लोरीन आता, ब्रोमीन आता, आयोडीन, ये सब एक फंक्शनल ग्रुप में आ गया। हेलो ग्रुप पहला हो गया, ठीक है। फ्लोरीन को फ्लोरो, क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमीन, आयोडीन को आयोडो पढ़ते हैं हम लोग। अगर किसी कंपाउंड में ये हेलो ग्रुप जुड़ गया, हेलो ग्रुप, ठीक है ना, फंक्शनल ग्रुप, तो उस कंपाउंड का नाम पड़ता है हेलो अल्केन। देखिए इसके हिसाब से पूरा कंपाउंड चेंज हो गया, हेलो ग्रुप से बन गया हेलो अल्केन, ठीक है। किसी अल्केन में अगर हेलो ग्रुप जुड़ गया तो हेलो अल्केन बन गया। अब जितना भी फंक्शनल ग्रुप है वो किस में जुड़ेगा, आपको याद है शुरू में बताया था, किस में जुड़ेगा, अल्काइल ग्रुप में जुड़ेगा, क्योंकि अल्काइल ग्रुप में एक बॉन्ड क्या रहता है, खाली रहता है, तो उसी में जाके फंक्शनल ग्रुप ज्वाइन हो जाता है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है भाई, एक डोमिनेटिंग नेचर ग्रुप है जो कार्बन कंपाउंड के प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है, ठीक है। हेलो ग्रुप,
तो हैलो अल्केन बन जाएगा उस कंपाउंड को कहेंगे जिसमें हैलो ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे इसको हम लोग डिनोट करते हैं RX से। एक्स हो गया हैलो ग्रुप जुड़ा हुआ, किस में जुड़ा हुआ, अल्काइल ग्रुप में। जैसे एक कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप लेते हैं मिथाइल CH3, तो CH3 और X के यहाँ पे हम ले लिया क्लोरीन ले लिएगा, तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको हम लोग जनरली पढ़ते हैं हैलो अल्केन। तो हैलो मतलब आगे में हैलोजन आएगा, और अल्केन तो जो कि आपको कार्बन जितना रहेगा उसके हिसाब से मिथ इथ प्रॉप लगाना है। तो हैलो यहाँ पे कौन है, क्लोरीन है, तो हैलो मतलब क्लोरो हो गया। अल्केन में कौन है, एक कार्बन है, अल्केन यानी मीथेन हो गया। यहाँ देखेंगे हैलो कौन है, ब्रोमीन है, तो ब्रोमो हैलो अल्केन। अल्केन कितना, 2 कार्बन के लिए, तो इथेन आ गया। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं। अल्कोहल ग्रुप में आते हैं OH, क्या है OH। OH क्या है, अल्कोहल ग्रुप है, और जिस कंपाउंड में ये ग्रुप जुड़ जाएगा उसको कहेंगे अल्कोहल। क्या कहेंगे, अल्कोहल कहेंगे। इसका हम लोग इस तरह से लिखते हैं, अल्काइल ग्रुप में OH जुड़ गया ROH। ठीक है, और इसको हम लोग अल्कानॉल भी पढ़ते हैं, जब नेमिंग करेंगे तो इसको कैसे पढ़ना, अल्केनॉल, अल्कानॉल। जैसे मिथाइल जुड़ गया CH3OH के साथ, तो मीथेन प्लस ऑल तो बन गया मीथेनॉल, ईथेन प्लस ऑल इथेनॉल, प्रोपेन प्लस ऑल प्रोपेनॉल। समझ रहा है। अगला हम लोग देखते हैं अल्डिहाइड ग्रुप CHO। तो CHO जो है अल्डिहाइड ग्रुप है, और जिसमें ये ग्रुप जुड़ेगा उस कंपाउंड को अल्डिहाइड पढ़ेंगे, अल्डिहाइड। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला भी एक होता है CnH2nO। कई बार इससे भी एग्जाम में पूछता है, याद रखना है अल्डिहाइड ग्रुप का, यानी अल्डिहाइड जो होता है, अल्डिहाइड ग्रुप जिसमें लगने के बाद जो कंपाउंड बनेगा उसको अल्डिहाइड बोलेंगे, उसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2nO। इसको हम लोग अल्कानल भी पढ़ते हैं, यानी नेमिंग के दौरान जो अल्कानल पढ़ेंगे, आयुपैक नेमिंग। जैसे एक हाइड्रोजन लिखेंगे तो इसमें तो कार्बन पहले से है, तो HCHO को क्या पढ़ेंगे, एक कार्बन है तो मीथेन प्लस अल मीथानल, 2 कार्बन हो गया यानी मिथाइल ग्रुप जुड़ गया, तो ईथेन हो गया, ईथेन प्लस अल इथानल। 3 कार्बन हो गया, यानी यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा दिया है, तो 3 कार्बन हो गया, 2 और 1 3, तो इथेन प्लस ये प्रोपेन प्लस अल प्रोपानल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया 3 ग्रुप। अब 2 ग्रुप और देखेंगे आगे, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मैं आपको जो बाकी के 2 ग्रुप बताऊंगा, कीटोन और कार्बोक्सिलिक, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो कीटोन ग्रुप क्या होता है, इसका ये सिंबल है, सिंबल वगैरह भी याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछ देता है सिंबल ही। तो ये सिंबल है C डबल बॉन्ड, और दोनों तरफ जो है इसमें अल्काइल ग्रुप जुड़ सकता है। ठीक है, अगर किसी कंपाउंड में कीटोन ग्रुप लगा हुआ तो उस कंपाउंड को क्या पुकारेंगे, कीटोन पुकारेंगे। क्या पुकारेंगे, कीटोन। ठीक है, इस तरह से देखिए, यहाँ पे दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप लगाया, सेम भी हो सकता है अल्काइल ग्रुप दोनों तरफ, डिफरेंट भी हो सकता है, इसलिए R लिख दिया। और इसका नेमिंग जब करेंगे तो उसको लिखेंगे अल्केन प्लस ओन, अल्केनोन पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे नेमिंग देखेंगे अभी, दोनों तरफ में यहाँ पे मिथाइल लगा दिया CH3 तो इसको क्या पढ़ेंगे, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और लास्ट में ओन, प्रोपेनोन, अल्केनोन। यहाँ देखिए ये वाला जो हिस्सा है ना आपका सेम रहेगा, ये वाला हिस्सा। अब बस यहाँ पे क्या CH2 बढ़ाते जाना है, तो देखिए CH3 था, इसमें CH2 बढ़ा दिया, बाकी सब सेम है। 1 2 3 4 कार्बन, तो ये हो गया 4 के लिए ब्यूटेनोन, फिर से CH2 देखिए, एक CH2 था, CH2 बढ़ा दिया, बाकी इधर वाला सब सेम है, देख सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 कार्बन, पेंटेन प्लस ओन, पेंटेनोन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्बोक्सिल ग्रुप का ये सिंबल है COOH, ऐसे भी हम लोग लिखते हैं C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये सब सिंबल याद रखना है। अगर किसी कंपाउंड में कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा हो तो उसको हम लोग पुकारेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो खाली है इसके अल्काइल ग्रुप लगा देंगे, जैसे यहाँ पे H लगा दिया, एक हाइड्रोजन, तो यहाँ एक कार्बन पहले से, तो एक कार्बन के लिए देखिए इसका नेमिंग हम लोग ऐसे करते हैं, अल्कानोइक एसिड। क्या करते हैं, अल्कानोइक एसिड। जैसे देखिए एक कार्बन है तो मीथानोइक एसिड, 2 कार्बन है, अल्काइल ग्रुप लगाया CH3 तो 2 कार्बन हो गया, तो इथानोइक एसिड। C2H5 इथाइल ग्रुप लगाया तो 2 और 3 कार्बन, तो प्रोपानोइक एसिड, अल्कानोइक एसिड। समझ आ रहा है। तो ये आपका जो फंक्शनल ग्रुप पूरा क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे होमोलोगस सीरीज, उसके बाद आइसोमर। अब मैं आपको होमोलोगस सीरीज समझाने वाला हूँ, ध्यान समझिएगा। व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस एक सीरीज होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जिसमें क्या होता है, हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, जिसमें हर एक मेंबर जो होगा सबका स्ट्रक्चर वाइज एक जैसा दिखने में लगेगा और सबका केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगा, क्योंकि सभी में सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। तो एक तरह का सीरीज है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जिसमें हर एक मेंबर का जो है सेम केमिकल स्ट्रक्चर होता है और प्रॉपर्टी भी क्या होता है, केमिकल सेम होता है। इस सीरीज को हम लोग कहते हैं होमोलोगस सीरीज। और इसमें क्या होता है, हर एक बाद वाला पहले वाले से CH2 के डिफरेंस पे होगा। किसके डिफरेंस पे, CH2 के डिफरेंस पे होगा, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन के डिफरेंस में, या फिर इसको 14U भी बोलते हैं। 14 यूनिफाइड मास यानी 14 मास के डिफरेंस पे होगा, क्योंकि एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन को मिला के 14 मास आता है। तो इट इज सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड केमिकल प्रॉपर्टी इन विच द सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2 ग्रुप। आगे बढ़ते हैं। अब क्या क्या इसका सीरीज हो सकता है, आपको एग्जाम में किसी का भी पूछ है कि इसका एक सीरीज लिखना है, या इस सीरीज का मेंबर है उसका नेक्स्ट बताइए, होमोलोगस में नेक्स्ट क्या होगा, समझ में आ रहा है, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा।
तो जैसे देखिए अल्केन सीरीज CnH2n+2, अल्केन सीरीज हो गया ये, इसका जनरल फॉर्मूला याद रखना। इससे बोले 5 होमोलोगस सीरीज या अल्केन का, या 3 दे देगा, बोले चौथा बताइए इसका मेंबर नेक्स्ट क्या होगा। तो ये जनरल फॉर्मूला याद रखना, इससे आप बना सकते हैं कितना भी। उसी तरह अल्कीन का भी याद रखना है, अल्काइन का भी याद रखना है जनरल फॉर्मूला। उसी तरह हैलो अल्केन का भी याद रखना, इससे पहले बता चुके पूरे फंक्शनल ग्रुप में। तो फंक्शनल ग्रुप आपको याद रहेगा तो होमोलोगस सीरीज में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये हो गया हेलो अल्केन का RX, अल्कोहल का हो गया ROH, अल्डिहाइड का हो गया RCH, और इसका एक जनरल फॉर्मूला भी होता है अल्डिहाइड का CnH2nO। ठीक है, याद रखना है। इससे 5 बनाना है तो 5 बना लेंगे इससे, ठीक है, 5 बनाना है, जितना ही बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट लिखना है, किसी को एक दे देगा उसको बोलेगा नेक्स्ट लिखिए। कीटोन का, तो कीटोन का भी ये स्ट्रक्चर याद रखना, RrCO कैसे बनाते हैं हम बता चुके हैं इससे पहले फंक्शनल ग्रुप में, और इसका भी जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nO। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव वे में दे देगा कि जनरल फॉर्मूला किसका होगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ये याद रखना स्ट्रक्चर RCOH, यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का भी जनरल फॉर्मूला लगभग सेम होता है, CnH2nO2 होता है। कीटोन और अल्डिहाइड में एक O था क्योंकि इसमें 2 ऑक्सीजन, इसीलिए O2 आ गया। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है होमोलोगस सीरीज का, इसको याद रखना है। जैसे ईच मेंबर अभी बताया, हर एक मेंबर जो है बाद वाला पहले से CH2 के डिफरेंस पे है। ठीक है ना, जैसे अल्केन में देखेंगे तो एक हो गया मीथेन CH4 और दूसरा हो गया इथेन C2H6। तो कितना के डिफरेंस पे, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन। तो इस तरह से जितना भी आप होमोलोगस सीरीज देखें तो हर एक मेंबर सक्सेसिव बाद वाला प्रीसीडिंग से CH2 के डिफरेंस पे होगा। ईच मेंबर हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, तो जो भी हम लोग होमोलोगस सीरीज लिखेंगे एक पार्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप उसमें प्रेजेंट रहेगा जो सभी मेंबर में प्रेजेंट रहेगा। जैसे अल्कोहल का लिखेंगे होमोलोगस सीरीज, सब में OH प्रेजेंट रहेगा। अल्डिहाइड का लिखेंगे सब में CHO प्रेजेंट रहेगा। तो सब मेंबर में फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। ईच मेंबर ऑफ सीरीज आर रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फॉर्मूला। अभी बताया जैसे अल्केन का है तो अल्केन का होमोलोगस सीरीज में सब में यही फॉर्मूला फॉलो होगा जनरल, अल्कीन में ये फॉलो होगा, अल्काइन में ये फॉलो होगा। हर एक मेंबर का जनरल फॉर्मूला सेम होगा क्योंकि एक पार्टिकुलर होमोलोगस सीरीज को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ईच मेंबर हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि हर एक मेंबर का फंक्शनल ग्रुप सेम है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या करता है, केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करता है। तो केमिकल प्रॉपर्टी हर एक मेंबर का सेम होगा बट फिजिकली अलग होगा क्योंकि मास बढ़ रहा है, डेंसिटी चेंज होगा, समझ आ रहा है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा बट केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। ये आपका हो गया होमोलोगस। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे आइसोमर में। अब आइसोमर स्टार्ट करते हैं। आइसोमर चॉइसोमर, लेकिन पढ़ के मत देखो इधर। द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। आइसोमर ऐसे स्पेशीज है, वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिकुलर फार्मूला सेम होगा, एक जैसा होगा, लेकिन प्रॉपर्टीज फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा। कई किताबों में ऐसे दिया था सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। असल में जब आइसोमर आप आगे जाएंगे क्लास 11 में तो पढ़ेंगे आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है, स्टीरियो आइसोमर होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल जो आइसोमर है वो हम लोग को सिलेबस में स्ट्रक्चरल आइसोमर पढ़ना, उसमें भी स्ट्रक्चर 6 तरह का होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर को भी जो है डिफिनेशन किताबों में दिया रहता है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर से। ठीक है, द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, ये जनरल डिफिनेशन है आइसोमर का। इसमें आप स्ट्रक्चरल फार्मूला भी लिख सकते हैं कि सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, वो भी चल जाएगा। ठीक है, क्लास 10 के लिए। अगर कोई हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, 1 2 3 कार्बन के लिए उसका कोई आइसोमर नहीं होगा। यानी हम लोग को जो आइसोमर कुछ चुनिंदा पढ़ना है जो एग्जाम में पूछ सकता है, ब्यूटेन का, पेंटेन का और हेक्सेन का। तो ब्यूटेन का 2 आइसोमर होता है, कौन कौन होता है देखेंगे। एक तो नॉर्मल वाला हो गया। देखिए आइसोमर कैसे बनाएंगे आपको एकदम सही से एकदम तरीका बताता है, आपको ध्यान समझिएगा। पहला देखिए ब्यूटेन तो 4 कार्बन का 1 2 3, जब बाकी इसमें हाइड्रोजन आप लगा लेंगे। यहाँ कार्बन 1 बॉन्ड बना तो 3 हाइड्रोजन होगा, यहाँ 2 बॉन्ड बना तो 2 हाइड्रोजन लगेगा, इसमें भी 2 बॉन्ड बनाए कार्बन तो 2 हाइड्रोजन लगेगा, 4 होता है ना। और इधर कार्बन 1 बॉन्ड बना तो 3 हाइड्रोजन लगेगा। इसको आप लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सिर्फ कार्बन दिखाए ताकि थोड़ा जल्दी से हो जाए। 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है। पहले सबसे नॉर्मल ब्यूटेन का हो गया, इसको नॉर्मल ब्यूटेन या ब्यूटेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, अब क्या कोई इसमें चेंजेस ला सकते हैं। मॉलिकुलर फार्मूला तो सेम लेकिन स्ट्रक्चर अलग होना चाहिए, दिखने में अलग होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से एक कार्बन को हटाते हैं, तो एक कार्बन को हटा दिया तो बचा 3 कार्बन। अब इस 3 कार्बन में कार्बन को कहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं। लेकिन अगर साइड में लगाएंगे ना तो बात वही पड़ जाएगा। साइड में कभी नहीं लगाना, हमेशा साइड को छोड़ के, दोनों किनारा को छोड़ के लगाना, दोनों पट्टी को। तो अब बचा ये पोजीशन। तो जब यहाँ लगाएंगे तो क्या होगा कि नया स्ट्रक्चर बनेगा। देखिए, और जब इस तरह से बनेगा तो ये एक नया स्ट्रक्चर दिख रहा है, मतलब ये एक आइसोमर हो गया। मॉलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है, 4 कार्बन इधर भी 4 इधर भी। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं आइसोब्यूटेन। कॉमन नेम, एक बॉन्ड ब्रांचिंग है तो आइसो पढ़ेंगे, 2 रहेगा तो न्यू। लेकिन अगर आयुपैक नेमिंग लिखें तो क्या लिखें, 1 2 3, तो 2 मिथाइल क्या हो जाएगा, ये 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो जाएगा। ये आयुपैक नेमिंग हो गया। ठीक है, अब पेंटेन का देखें, पेंटेन का 3 आइसोमर होता है, कौन कौन होगा। एक पे तो नॉर्मल हो गया 5
कार्बन का नॉर्मल पेंटेन या पेंटेन जिसको बोलते हैं, है ना। अब एक क्या करेंगे, यहाँ से एक हटाएंगे, एक ब्रांचिंग हटा देते, अब 4 कार्बन आ गया, 4 कार्बन। अब 4 कार्बन में कहाँ कहाँ पे हम लगा सकते हो, जो हटाया है कार्बन ब्रांचिंग, तो जब हटाया उसको तो यहाँ लगा, जब भी बताया साइड में कभी नहीं लगाना, इसमें नहीं लगा सकते, इसमें नहीं लगा सकते, तो बचा 2 पोजीशन, या तो इधर लगाए तो इधर लगाएं चाहे इधर लगाएं, दोनों में बात एक ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब इधर लगाएंगे तो इधर से भी दूसरे नंबर पे पड़ेगा, अगर इधर लगाएंगे तो इधर से भी दूसरे नंबर पे, यानी दोनों पोजीशन सेम है, पोजीशन भी अलग होना चाहिए, एक जैसा पोजीशन पे लगाएंगे तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो यानी अगर हम इधर ही लगा देते कोई दिक्कत नहीं, तो इधर लगा दिया, तो इधर लगा दिया तो एक नया स्ट्रक्चर बन गया। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, 1 2, तो 2 पे हो गया आपका मिथाइल, 2 मिथाइल, और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा, है ना। आखिरी स्ट्रक्चर इसमें आप क्या करते, अब तो कोई चेंजेस नहीं कर सकते पोजीशन में भी, तो एक और कार्बन को हटाते हैं, यहाँ से एक और कार्बन को हटाएंगे, तो अब 3 कार्बन बच गया और नीचे में से लगा हुआ था, अब जो ये हटा है इसको हम ऊपर लगा दिए, ठीक है, ऊपर लगा दिया। तो जब 2 ब्रांचिंग आता है तो इसको आइसो पढ़ते हैं, आइसो पेंटेन, ये कॉमन नेम है, लेकिन आयोपैक नेमिंग क्या हो, सॉरी आइसो नहीं, इसको नियो पढ़ेंगे, नियो पेंटेन, ठीक है, ये वाला। अब इसका आयोपैक नेमिंग क्या करेंगे, तो आपको पता है 1 2 3, दूसरे नंबर पे आ रहा है 2 पीस है, तो 2,2 डाई मिथाइल, 3 कार्बन का मेन चेन है तो प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। आगे आखिरी हेक्सेन का 5 आइसोमर होता है, 5, तो देखिए कौन कौन होगा। तो पहला तो नॉर्मल हेक्सेन हो गया, है ना, 6 पीस वाला, जो 6 कार्बन का नॉर्मल एकदम स्ट्रेट चेन। अब क्या करते हैं, एक को हटाते हैं, अब ब्रांचिंग में लगाएंगे, तो ब्रांचिंग में देखिए कहाँ कहाँ लगेगा, एक तो यहाँ पे लगा सकते हैं, एक यहाँ पे लग सकते हैं, ये अलग पोजीशन, लेकिन यहाँ पे लगाएंगे तो फिर वही दूसरे नंबर पे पड़ेगा, ये लास्ट में तो लगाना नहीं है कि लास्ट में लगाएंगे तो वही आ जाएगा दोबारा। तो मेरे पास 3 पोजीशन है, 1 2 3, लेकिन तीनों में जो है ये और ये 1 और 3 सेम है, क्योंकि इधर से भी ये दूसरे नंबर पे, इधर से भी दूसरे पे, तो ये दोनों में एक ही पे लगाना है, और ये वाला अलग है आपका पोजीशन, है ना, ये वाला, तो इस पोजीशन पे आप दोबारा लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए जब इस पोजीशन पे लगाया तो एक आपका स्ट्रक्चर बना, 5 कार्बन है, तो यहाँ पे इसका नेमिंग क्या होगा, 1 2 पे है तो 2 मिथाइल हेक्सेन हो जाएगा। फिर इसी को कार्बन को हटा के यहाँ पे लगा दिया, इस जगह पे देख सकते हैं, यहाँ पे लगाया, तीसरा आइसोमर हो गया। तो इससे पढ़ेंगे तीसरे नंबर पे 1 2 3, तो 3 मिथाइल हेक्सेन हो गया। अब कोई और पोजीशन तो है नहीं, अब फिर से कार्बन का चेन को घटाएंगे, तो यहाँ से एक और कार्बन हटाएंगे, तो देखिए कार्बन को हटा दिया तो क्या बचा, 1 2 3 4 कार्बन आ गया, और एक ठो जो है यहाँ पे कार्बन लगा हुआ था पहले से, और ये कार्बन को जो हटाया उसको भी यहाँ पे लगा दिया इसी के ऊपर, तो क्या हो गया, 2 पे आ गया मिथाइल, है ना, 2 पीस से 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन हो गया। अब ये कार्बन को हटा के यहाँ भी लगा सकते हैं, पोजीशन चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ ऐसे ऐसे लगा दिया। अभी देखिए वही है, 4 कार्बन है, तो 2,3 हो गया, 1 2 3, तो 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन हो गया, ठीक है ना। ये 6 आइसोमर आपको याद रखना, हेक्सेन का होता है, 2 ब्यूटेन का होता है और 3 पेंटेन का होता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे ज़्यादा आपको आइसोमर में नहीं पूछेगा, ठीक है। अब मैं आपको कंबशन पढ़ाने वाला हूँ, ध्यान समझिएगा। कंबशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ कार्बन कंपाउंड इन एयर टू गिव CO2 वाटर हीट और लाइट। यानी जनरली अगर बोले तो किसी भी कंपाउंड का एयर के प्रेजेंस में जलना, जिससे हमको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, हीट और लाइट मिले। यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड हो रहा है इसलिए कार्बन कंपाउंड का बात किया। तो कार्बन कंपाउंड को जब हवा में, एयर में जलाया जाएगा, बर्न किया जाएगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो CO2 वाटर, हीट और लाइट मिलेगा। इसी प्रोसेस को कहते हैं कंबशन। इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है CXHY + X + Y/4, इस तरह से। X और Y क्या है, X कार्बन की संख्या को बता रहा है, Y हाइड्रोजन की। ये अगर आप याद रखते तो आप इसको बैलेंस भी कर सकते हैं, यानी एक बैलेंसिंग के साथ इसका एक जनरल फॉर्मूला हो गया। इसको आप बैलेंस कर सकते हैं बिना हीट एंड ट्रायल मेथड के, ठीक है। कमाल की बात है, ये जो कंबशन का प्रोसेस, ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों शो करता है, सिंगल बॉन्ड वाला भी और डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला भी, ठीक है। तो जैसे यहाँ मीथेन का दिखाया है और इधर दिखाया आपको इथिन का, डबल बॉन्ड का, ठीक है, रिएक्शन। और बैलेंस के साथ है, इसमें पुट कर देंगे, x जितना रहेगा यहाँ पे x रखना है, y जितना रहेगा यहाँ y रखना है, बटा 4 कर देना है। जहाँ जितना कार्बन होगा उतना ही यहाँ पे CO2 के आगे कोफिशिएंट में लगा देना है। जैसे यहाँ देखिए 2 कार्बन था तो यहाँ 2 लग गया, और जितना यहाँ पे हाइड्रोजन होगा उसका आधा कर देना है यहाँ पे वाटर के आगे, y/2, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट बात देखते हैं फ्लेम के बारे में। फ्लेम क्या होता है, इट इज़ द रीजन ऑफ कंबशन ऑफ गैसियस पार्ट ऑफ फ्यूल, यानी फ्यूल का जो गैसियस पार्ट होगा, जहाँ पे फ्यूल जलेगा, उसका गैसियस पार्ट जहाँ पे बर्न करेगा, उस रीजन को कहेंगे फ्लेम, ठीक है। फ्लेम 2 तरह का होता है, एक ब्लू होता है और एक येलो होता है। ब्लू फ्लेम का दूसरा नाम होता है नॉन लुमिनस फ्लेम, इसमें कोई रोशनी वगैरह नहीं मिलता है। और येलो फ्लेम जो होता है लुमिनस होता है, इसमें रोशनी भी होता है। ब्लू फ्लेम जो होता है कंप्लीट कंबशन से बनता है, यानी कंप्लीट मतलब फ्यूल पूरी तरह से जलेगा एकदम अच्छे से। येलो जो होता है इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल से बनता है। कमाल की बात है, ब्लू फ्लेम में जो है ज़्यादा हीट निकलता है क्योंकि कंप्लीट कंबशन होगा, और येलो फ्लेम में लेस हीट निकलता है क्योंकि इनकम्प्लीट कंबशन होता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना, ब्लू फ्लेम और येलो फ्लेम। अब और आगे आते हैं,
अब कंबशन जब हम पढ़ रहे हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड दोनों का पढ़ रहे हैं, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कंबशन कैसे होता है और अनसैचुरेटेड कैसे होता है इसको समझना है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि परसेंटेज ऑफ कार्बन लो होता है, कार्बन का परसेंटेज कम होता है, तो जिस कारण से क्या होता है कि इसमें कंप्लीट कंबशन होता है। एयर में जब जलाएंगे तो कंप्लीट कंबशन करेगा, और कंप्लीट कंबशन करेगा तो ब्लू फ्लेम बनेगा, ज़्यादा हीट रिलीज होगा और नन सूटी होगा, इसमें धुआं धक्कड़ कम होगा। ठीक है, जैसे ब्लू फ्लेम आपने देखा होगा गैस स्टोव में एलपीजी, और येलो लकड़ी वगैरह कागज़ वगैरह वो जलाते हैं। तो अनसैचुरेटेड में कार्बन का परसेंटेज हाई होता है, क्या होता है, हाई होता है। तो ये क्या करेगा, इनकम्प्लीट कंबशन करेगा। क्या करेगा, इनकम्प्लीट कंबशन, जिसके कारण इसमें सूटी ब्लैक धुआं धक्कड़ प्रोड्यूस होगा। समझ में आ रहा है। अब एक सवाल ये एग्जाम में पूछता और पूछा गया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई मिक्सचर ऑफ ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम इज यूज फॉर वेल्डिंग। वेल्डिंग के लिए ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, तो जवाब क्या होगा, ऑक्सी मतलब हो गया ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन, एसिटिलीन तो जान रहे एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अभी बताया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इनकम्प्लीट कंबशन करता है, सही से नहीं जलता, यानी लेस हीट प्रोड्यूस करता है। लेकिन जब उसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग प्योर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं, जैसे एसिटिलीन को ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे, जिसको बोलेंगे ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, जब ये फ्लेम बनेगा तो जलने के बाद, तो ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, एसिटिलीन जो है बर्न इन प्योर ऑक्सीजन, जब उसको प्योर ऑक्सीजन में जलाएंगे तो क्या करेगा, परफॉर्म कंप्लीट कंबशन करेगा। क्या करेगा, कंप्लीट कंबशन, यानी अनसैचुरेटेड भी कंप्लीट कर सकता है, लेकिन जब उसको प्योर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाए, तो जिस कारण से जब कंप्लीट होगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलेगा, जिसका हम लोग वेल्डिंग में यूज़ कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो इसका आंसर क्या लिखना, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का हम लोग वेल्डिंग में यूज़ करते हैं, ना कि एयर के साथ नहीं कर सकते, सिर्फ ऑक्सीजन के साथ करना। क्यों, क्योंकि कंप्लीट कंबशन करेगा और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलेगा, जिससे हम लोग वेल्डिंग में यूज़ करेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। बोला व्हाट हैपन इफ द बॉटम ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स इन आवर होम गेटिंग ब्लैकेंड। यानी जैसे हम लोग खाना वाना चढ़ाया, कुछ समय बाद देख रहे गैस से जो है नीचे का जो पेंदा, जनरली गैस में क्या होता है, कुछ धुआं धक्कड़ नहीं निकलता तो काला नहीं होता नीचे का हिस्सा पेंदा। लकड़ी उकड़ी में चलाएंगे तो पूरा एकदम रगड़ के साफ करना पड़ेगा ना, खाना वाना जब बन जाएगा उसके बाद जब धोएंगे तो। लेकिन नॉर्मली कई बार ऐसा होता है कि चढ़ाया बर्तन तो नीचे का जो पेंदा है, यानी बॉटम जो हिस्सा होता है वो मतलब ब्लैक हो गया, काला होने लगा। तो इसके पीछे क्या कारण है, इसको एक्सप्लेन करना, मान ऐसा क्वेश्चन आ गया। तो ये बता रहा है दिस शोज दैट एयर होल्स ऑफ गैस स्टोव इज गेटिंग ब्लॉक, यानी एयर होल्स जो होता है, यानी जो देखेंगे पाइप जो होता है उसमें एक छेद होता है, ठीक है ना, तो वो होल्स क्या हो गया है, ब्लॉक हो गया, उसमें डस्ट वगैरह जम गया है, तो सही से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, फ्यूल जो होगा नॉट बर्निंग कंप्लीटली, कंप्लीट कंबशन नहीं होगा, इनकम्प्लीट कंबशन होगा, और इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो ब्लैक स्मोक निकलेगा, जिससे बॉटम ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स क्या हो जाएगा, ब्लैक एंड हो जाएगा, काला हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, बहुत ही छोटा सा रिएक्शन है, छुट्टू मुट्टू सा है। द रिएक्शन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम, एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन, अल्केन मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सब, इज रिप्लेस मतलब उसको हटाया जाता है, सब्स्टिट्यूट किया जाता है, किसके जरिए, सम अदर एटम्स लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, इस तरह से जो दूसरे एटम है वो अल्केन के हाइड्रोजन को हटाते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, रिप्लेस करते हैं और उसकी जगह पे बैठ जाते हैं। लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ, याद रखना, सनलाइट, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। इस रिएक्शन को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये तो आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही शो करता है, अनसैचुरेटेड सब्स्टिट्यूशन नहीं करता। या असर्शन रीजन भी पूछ सकता है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज शो बाय अनसैचुरेटेड, दे देगा, बोलेगा क्या सही है गलत है, असर्शन रीजन में दे देगा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शो करता है सब्स्टिट्यूशन। तो ये सब याद रखना आपको, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शोन बाय सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जाम्पल मीथेन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे, मीथेन CH4, क्लोरीन हो गया Cl2। ठीक है, अब ये क्या होगा, कैसे बनेगा, तो यहाँ पर जो क्लोरीन देखेंगे इसमें होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ये आप आगे पढ़ेंगे। तो एक क्लोरीन यहाँ से हटेगा, क्लोरीन जाके इसके साथ जुड़ेगा, ये जुड़ के बन जाएगा HCl, है ना, और ये क्लोरीन और ये CH3 और क्लोरीन मिलके बन जाएगा CH3Cl। ठीक है, और अगर क्लोरीन से हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हैं तो उसको क्लोरीनेशन भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ याद रखना सनलाइट के प्रेजेंस में। उसी तरह अगर ब्रोमीन से कराएंगे तो एक ब्रोमीन इधर जाएगा, एक हाइड्रोजन को हटाएगा तो CH3Br बन जाएगा, और ये ब्रोमीन और एक हाइड्रोजन मिलकर HBr बना देगा। ठीक है, इसको ब्रोमीन के प्रेजेंस में करा रहे, ब्रोमीन के साथ, इसको ब्रोमिनेशन बोलेंगे। और इस तरह से क्लोरीन पास करते जाएंगे तो हाइड्रोजन को हटाता जाएगा, ऐसा नहीं कि एक ही पीस होगा, ये रिएक्शन चलता जाएगा चेन में। ठीक है, तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग एडिशन रिएक्शन देखते हैं। तो चलिए अब एडिशन रिएक्शन देखते हैं, क्या होता है एडिशन रिएक्शन। एडिशन से नाम से पता, जिसमें कुछ जुड़ेगा, तो ध्यान से देखिएगा। द रिएक्शन इन विच अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड,
कंबाइन विथ एटम्स लाइक, किसी एटम से कंबाइन हुआ ग्रुप ऑफ एटम्स, क्लोरीन, ब्रोमीन या हाइड्रोजन, इन सब से जो है कंबाइन करेगा अनसैचुरेटेड टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज होगा हाइड्रोजन, क्लोरीन या ब्रोमीन के एडिशन से, इसीलिए इसका नाम एडिशन पड़ा है। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ, जैसे वहाँ सनलाइट था सब्स्टिट्यूशन में, यहाँ पे क्या है कैटलिस्ट होगा जो रिएक्शन को प्रमोट करता है, रिएक्शन की स्पीड को एक्सेलरेट करता है। कैटलिस्ट लाइक निकेल या प्लेडियम, तो निकेल प्लेडियम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में चेंज होगा बाय एडिशन ऑफ सम एटम्स लाइक हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो इस प्रोसेस को कहते हैं एडिशन रिएक्शन। एक इसका एग्जांपल होता है, एडिशन ही में आता है, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, इससे आपको एग्जाम में पूछता है। ये क्या हाइड्रोजिनेशन, नाम से पता चला हाइड्रोजिनेशन आया हाइड्रोजन से, यानी वैसा एडिशन रिएक्शन जिसमें अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में तो चेंज होगा लेकिन विद द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की मदद से अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में बदला जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक निकेल या प्लेडियम। ये रिएक्शन आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। जैसे CH2 यहाँ पे लिया अल्कीन, ठीक है, आपका इथीन और हाइड्रोजन ऐड किया है, निकेल प्लेडियम है, यहाँ पे देखिए सैचुरेटेड में चेंज हो गया, इथाइन हो गया, इथेन हो गया, सॉरी इथेन बन गया। ठीक है, इसी को हम लोग तोड़ के देखें, इस तरह से तोड़ा है, दो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन जो है इधर जाके अटैक करेगा और ये बॉन्ड जो है टूट जाएगा, सिंगल हो जाएगा और ये जो है 3 पे एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर, इस तरह से CH3 बन जाएगा। ठीक है, फिर याद रखना एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये जो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस का एप्लीकेशन भी होता है, ठीक है ना, इंडस्ट्री में। इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर वेजिटेबल घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल की मदद से, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल जैसे ऑयल आप समझते हैं, आपका जो रिफाइंड ऑयल वगैरह हो गया, उसकी मदद से जो वेजिटेबल घी में चेंज किया जाता है। वेजिटेबल ऑयल आपका क्या होता है, अनसैचुरेटेड होता है, और वेजिटेबल घी, वनस्पति घी आपका सैचुरेटेड होता है। तो वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं। तो याद रखना एप्लीकेशन में अगर पूछ दे हाइड्रोजनेशन का यूज़ कहाँ करते हैं, तो टू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल इनटू वेजिटेबल घी। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट है टेस्ट फॉर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड को परखने के लिए, पहचानने के लिए कहता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर कलर होता है रेडिश ब्राउन, याद रखना। तो कैसे करते हैं हम लोग, अगर सैचुरेटेड कोई हाइड्रोकार्बन उसको ब्रोमीन वाटर में डाला तो ब्रोमीन वाटर के कलर में कोई चेंज नहीं होगा, रेडिश ब्राउन का रेडिश ब्राउन ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इस तरह से आपको दे देगा क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे देगा। ठीक है, बोलिए कौन डिकलराइज करेगा ब्रोमीन वाटर को, तो नो कलर चेंज मतलब वो सैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड को पहचानने के लिए क्या, ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देगा, मतलब कलर चेंज, कलरलेस बना देगा। तो समझ जाने कि वो क्या है, अनसैचुरेटेड है। जैसे आपका ये हो गया इथीन, इथाइन, प्रोपीन, प्रोपाइन, तो जो भी अनसैचुरेटेड होगा, जनरल फॉर्मूला याद रखना है, तो डीकलराइज कर देगा ब्रोमीन वाटर को। अब हम लोग जो है इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड इथानॉल और इथेनोइक एसिड, इससे हमेशा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए देखिए, इथानॉल यानी इथाइल अल्कोहल जिसे बोलते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। ये सेकंड मेंबर है आपका अल्कोहल सीरीज का। ठीक है, ये कलरलेस बर्निंग टेस्ट, ये जो होता है इसका कोई कलर नहीं होता, इसका टेस्ट बर्निंग होता है, जल्ला जल्ला। ये वाटर में सॉल्यूबल होता है, याद रखना इस बात को। न्यूट्रल होता है, मतलब ये लिटमस में कोई कलर चेंज नहीं करेगा। ये वॉलेटाइल होता है, यानी आसानी से वेपराइज हो जाता है, ठीक है ना, रूम टेम्परेचर पे, तो ये आसानी से वेपराइज हो जाता है, वॉलेटाइल लिक्विड है। कुछ टर्म्स आपको याद रखना, रेक्टिफाइड स्प्रिट, ये सब पूछ सकता है। ठीक है, रेक्टिफाइड स्प्रिट क्या है, इथेनॉल कंटेनिंग 5% वाटर है। जब इथेनॉल में 5% पानी होता है तो इसको कहते हैं रेक्टिफाइड स्प्रिट। डीनेचर्ड अल्कोहल, सॉरी एब्सोल्यूट अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या है, 100% प्योर इथेनॉल, 100% जो प्योर इथेनॉल होता है ना उसे एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, फिर एक वर्ड आता है डीनेचर्ड अल्कोहल। तो देखिए अल्कोहल यानी जिसे इथेनॉल है, इथेनॉल का ही बात हो रहा है, तो नॉर्मली ये जो है नॉर्मली इंसान कंज्यूम कर सकता है थोड़ा बहुत, तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करता है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या इसमें कोई टैक्स नहीं लगाया, ठीक है, तो इससे कारण क्या चीप और काफ़ी मतलब सस्ते में मिल जाता है और लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। तो इसके लिए जो है अल्कोहल को यानी इथेनॉल को क्या किया जाता है, उसमें कुछ पॉइजनस सब्सटेंस मिला के उसका नेचर चेंज कर दिया जाता है, उसको पॉइजनस बना दिया जाता है, जो कि पहले पॉइजनस नहीं था, नॉर्मली कंज्यूम कर सकते थे, लेकिन अब पीने लायक नहीं रहा, नेचर चेंज हो गया, डीनेचर्ड हो गया, इसलिए इसे कहते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। इट इज इथाइल अल्कोहल विच हैज़ बीन मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, जो ड्रिंकिंग पर्पज के लिए तो होता है लेकिन उसको अनफिट बना दिया जाता है, पीने लायक नहीं छोड़ा जाता है, बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस जैसे मिथेनॉल, पायरिडीन वगैरह। ठीक है, अब हम लोग रिएक्शन में आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, इसमें से एक या दो आपका रिएक्शन तो हमेशा पूछता है, तो ध्यान से देखिएगा। पहला है कंबशन। कंबशन में हम लोग देखा था कि जिसको ऑक्सीजन के प्लेस में जलाते हैं, तो यहाँ पे भी इथेनॉल को ऑक्सीजन में जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट रिलीज होगा, और इसमें आपको क्या याद रखना, इथेनॉल जो जल के हीट रिलीज कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग एज ए फ्यूल भी यूज़ करते हैं, और ये काफ़ी क्लीन फ्यूल होता है, कौन, इथेनॉल, क्योंकि ये
शूट वगैरह, पॉल्यूशन कम क्रिएट करता है इन्वायरमेंट के लिए। अब ये कुछ टर्म आपको याद रखना अगले रिएक्शन के लिए, ऑक्सीडेशन के लिए। अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है? तो अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है? KMnO4 को बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, और उसमें जब NaOH डालेंगे, बेस डालेंगे, अल्कली डालेंगे, तो KMnO4 प्लस NaOH का जो सॉल्यूशन होगा उसको कहेंगे अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। और एक वर्ड आता है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है? डाइक्रोमेट होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, और उसमें एसिडिफाइड तो उसमें H2SO4 डाला जाता है। तो K2Cr2O7 यानी डाइक्रोमेट में, पोटेशियम डाइक्रोमेट में जब H2SO4 मिलाएंगे, ये सॉल्यूशन को कहेंगे एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब इसको हम क्यों बता रहे हैं? तो ये दोनों का यूज होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ इथेनॉल में। ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग मतलब जो ऑक्सीडाइज करता है, जो खुद रिड्यूस होगा दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा। तो याद रखना अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट दोनों का फॉर्मूला है, ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। अब एक वर्ड आता है नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है? तो नेसेंट ऑक्सीजन यही प्रोवाइड करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये फ्रेशली जनरेटेड एटॉमिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक फॉर्म, जनरली ऑक्सीजन डायटोमिक फॉर्म में होता है, लेकिन अगर उसका एटॉमिक फॉर्म देखेंगे तो उसको ऐसे घेरा रहता है इस तरह से, O के अंदर, वो अंदर में ब्रैकेट से इस तरह से घेरा रहता है। तो ये मोनो एटॉमिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है, इसी को कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। अब ऑक्सीडेशन देखेंगे इथेनॉल का, तो इथेनॉल को हम लोग अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में हीट करेंगे, ठीक है, तो नेसेंट ऑक्सीजन देगा। तो नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, इथेनॉल चेंज होता है इथेनोइक एसिड में। याद रखना इथेनॉल चेंज होता है इथेनोइक एसिड में और वाटर देता है। ये रिएक्शन है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अब आगे हम लोग रिएक्शन देखेंगे और इम्पोर्टेंट। अब जो है कुछ और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन देखेंगे हम लोग का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अल्कोहल यानी इथेनॉल का सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन। तो जब इथेनॉल सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करता है, इथेनॉल जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, इस हाइड्रोजन को हटाएगा और सोडियम जो मेटल है वो आयंस के फॉर्म में टूटेगा और इस C2H5O के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके बनाएगा C2H5O-, हाइड्रोजन यहाँ से हट गया है, ठीक है, वो हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है, और ये सोडियम जो है यहाँ पे कैटायन के फॉर्म में यहाँ जुड़ जाएगा Na+। इसे कहते हैं C2H5O- Na+, इसको बोलते हैं सोडियम इथॉक्साइड। क्या बोलते हैं? सोडियम इथॉक्साइड, इथेन प्लस ऑक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड। यहाँ सोडियम हो गया और ये इथेन है 2 कार्बन का और ये ऑक्सीजन का आयन से, तो इथॉक्साइड हो गया, ठीक है, सोडियम इथेन प्लस ऑक्साइड, और ये हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इससे हम लोग जो है इथेनॉल का टेस्ट करते हैं, पता करते हैं कि इथेनॉल है। कैसे पता करते हैं? तो अगर सोडियम मेटल को इथेनॉल से रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, देख रहे हैं क्या रिलीज हो रहा है? हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा तो ये बताएगा कि जो सोडियम रिएक्ट कर रहा है, किससे रिएक्ट कर रहा है? इथेनॉल से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये एक तरह से टेस्ट फॉर इथेनॉल, इसे बोलते हैं सोडियम मेटल टेस्ट। और हाइड्रोजन गैस का पता करने का तरीका पता ही है, ब्रिंग बर्निंग मैच स्टिक नियर द रिएक्शन, पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये 2024 में ही पूछा गया है, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल क्या होता है? अल्कोहल को क्या किया जाता है? अल्कोहल यानी इथेनॉल, ध्यान दीजिएगा। इथेनॉल को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, किसके साथ? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में 170 डिग्री सेल्सियस बोले या 443 केल्विन बोले, उस टेम्परेचर पे हीट किया जाता है। किसको? इथेनॉल को। जब हीट करते हैं तो डिहाइड्रेट होता है अल्कोहल। डिहाइड्रेशन मतलब तो वाटर मॉलिक्यूल का लॉस करना, और डिहाइड्रेशन मतलब तो अल्कोहल से वाटर मॉलिक्यूल्स निकालना। तो वाटर मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा? जैसे C2H5OH है, यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो बचेगा C2H4। यही C2H4 यहाँ आ गया, इथीन बन गया। क्या बन गया है? इथीन। यानी इसको कहते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल से वाटर मॉलिक्यूल को निकाल के इथीन बनाना, और ये देखिए वाटर मॉलिक्यूल्स अलग हो गया है। ये कब होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस या 443 केल्विन। और ये जो पूछता है कि ये जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? यानी यही है जो वाटर मॉलिक्यूल का लॉस करा रहा है, खींच के निकाल रहा है। समझ में आ रहा है? अगला रिएक्शन है इथेनोइक एसिड के साथ। किसका? इथेनॉल का। तो इथेनॉल जब इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो ईस्टर बनाता है। क्या बनाता है? ईस्टर बनाता है। यानी जब अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ईस्टर का फॉर्मेशन होगा। इसी रिएक्शन को बोलते हैं ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। और ये भी एक तरह से टेस्ट है अल्कोहल के लिए, इसको बोलते हैं ईस्टर टेस्ट। क्या बोलते हैं? ईस्टर टेस्ट। ईस्टर टेस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब ईस्टर बनेगा तो ईस्टर जो होता है स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है, फ्रूटी स्मेल होता है, तो इसके स्मेल से पता चल जाए कि ईस्टर बना। और ईस्टर कब बनता है? जब इथेनॉल इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, यानी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ बन गया ईस्टर, इथाइल इथेनोएट है, इथाइल इथेनोएट। इसको पढ़ते हैं ऐसे, ये देखिए ये वाला जो है ना इथाइल है और ये 2 कार्बन है,
इसको हम लोग जनरली लिखते हैं अल्काइल अल्कानोएट। ईस्टर का जो जनरल नेमिंग होता है अल्काइल अल्कानोएट होता है, ठीक है, अल्कानोएट। तो यहाँ देखेंगे 2 कार्बन है इथाइल, और यहाँ देखेंगे 1 और 2 कार्बन, तो इथाइल इथानोएट, इथाइल इथानोएट, और प्लस वाटर लिख लेगा, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन हो गया इथानोइक एसिड के साथ इसका अल्कोहल का, इसको बोलते हैं स्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। तो ये भी टेस्ट है अल्कोहल का। अल्कोहल का यूज़ याद रखना इथानॉल का। तो इथानॉल को एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज़ करते हैं, यानी कट छट जाता है तो यहाँ पे लगाते हैं। एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देता है। एज अल्कोहलिक ड्रिंक में यूज़ करते हैं, विस्की, वाइन, बियर, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट, डाइज एंड परफ्यूम, तो इन सारी चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चांसेस है कि इस साल जो है 2025 में ये स्ट्रिफिकेशन वाला क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इथानोइक एसिड के बारे में देखते हैं। तो इथानोइक एसिड का ये फॉर्मूला होता है CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, COH, और ये सेकंड मेंबर होता है कार्बोक्सिल ग्रुप का, ठीक है। विनेगर क्या होता है? विनेगर 5 to 8% जो एसिटिक एसिड होता है वाटर में, इसी को विनेगर बोलते हैं। यानी वाटर में अगर 5 से 8% जो है 8% एसिटिक एसिड यानी इथानोइक एसिड डाला जाए तो उसी को विनेगर बोलते हैं। और ये जो होता है एसिटिक एसिड, इथानोइक एसिड, यानी ये कलरलेस लिक्विड होता है, उसमें खट्टा टेस्ट होता है, खट्टा क्योंकि एसिड है ये। प्योर इथानोइक एसिड जो प्योर फॉर्म में होता है, प्योर इथानोइक एसिड को ग्लेशियल इथानोइक एसिड भी बोलते हैं। ग्लेशियल इथानोइक एसिड क्यों बोलते हैं? जब इसको ठंडा किया जाता है, फ्रीज किया जाता है फ्रिज में रख के, तो ये आइस लाइक सॉलिड यानी एकदम ग्लेशियर की तरह दिखता है, ठीक है। इसीलिए इसको प्योर इथानोइक एसिड को ग्लेशियल इथानोइक एसिड भी बोलते हैं, बिकॉज ऑन फ्रीजिंग इट्स लुक लाइक ग्लेशियर, आइस लाइक सॉलिड। ये लिटमस में जब इसको डालेंगे तो ब्लू से रेड कर देगा क्योंकि एसिड है। तो ये एक तरह से एसिड यानी इथानोइक एसिड का टेस्ट भी हो गया, तो इसको जांचने का तरीका, इसको लिटमस टेस्ट बोलते हैं। याद रखना, लिटमस टेस्ट में क्या करना कि लिटमस में जब सॉल्यूशन में डालेंगे तो ब्लू से रेड कलर शो करेगा, तो इससे पता चलेगा इथानोइक एसिड यानी एसिड है। ये लिटमस टेस्ट कहलाता है। अब कुछ केमिकल रिएक्शन देखेंगे इसका, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका अल्कोहल वाला है, ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान दीजिए। पहले सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करेंगे, तो ये एसिड है, तो एसिड हम लोग जानते हैं मेटल के कार्बोनेट से जब रिएक्ट करता है तो मेटल का सॉल्ट बनेगा, तो यहाँ बनता है सोडियम का सॉल्ट, सोडियम इथानोएट बनता है, और 2 चीज़ रिलीज होता है, CO2 + H2O, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, याद होगा आपको। फिर वही बाइकार्बोनेट से जब रिएक्ट करते तो सेम रिएक्शन, सोडियम का सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सोडियम इथानोएट बनेगा। ये इसको हम लोग बाइकार्बोनेट टेस्ट भी बोलते हैं, यानी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से जब रिएक्ट करेंगे एसिड को, इथानोइक एसिड को, तो CO2 गैस रिलीज होगा, और CO2 गैस जो होता है लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, तो इससे पता चल जाए कि वो क्या है, इथानोइक एसिड है, यानी ये टेस्ट कहलाता है बाइकार्बोनेट टेस्ट, इसको याद रखना है। अगला है NaOH के साथ। NaOH के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो ये देखिए बेस और ये एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो नॉर्मली सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, सोडियम इथॉक्साइड प्लस वाटर। तो तीनों रिएक्शन में सॉल्ट देखिए सेम बन रहा है। फ़र्क क्या है, जब कार्बन या बाइकार्बन से रिएक्ट कर रहा है तो वाटर के साथ CO2 भी रिलीज हो, लेकिन जब NaOH के साथ कर रहा है तो सिर्फ वाटर। आखिरी रिएक्शन, इसको हम लोग इससे पहले भी देख चुके हैं, अल्कोहल जब इथानोइक एसिड से रिएक्ट करता है तो ईस्टर का फॉर्मेशन करता है ना, इथाइल इथानोएट जो था, और प्लस वाटर, ये ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ याद रखना, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी डालते हैं। इस रिएक्शन को कहते हैं स्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। ये ईस्टर टेस्ट भी कहलाता है एसिड के लिए, तो ईस्टर टेस्ट। तो याद रखना है, जो इथानॉल था, है ना, इथानॉल का 2 टेस्ट था, एक आपका क्या था, एक ईस्टर टेस्ट था, है ना, और एक आपका क्या था, इथानॉल का टेस्ट, एक इथानॉल का था सोडियम मेटल टेस्ट। उसी तरह इथानोइक एसिड में 3 टेस्ट है, लिटमस टेस्ट, ठीक है, बाइकार्बोनेट टेस्ट और ईस्टर टेस्ट, 3 टेस्ट हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब आप हम लोग आखिरी टॉपिक देखेंगे, सोप एंड डिटर्जेंट। तो चलिए बच्चों, आप सोप और डिटर्जेंट स्टार्ट करते हैं। सोप डिटर्जेंट समझते हैं। पहले समझते हैं डिटर्जेंट क्या होता है। एनी सब्सटेंस विच हैज़ क्लीनिंग एक्शन इन वाटर इज कॉल्ड डिटर्जेंट। कोई भी सब्सटेंस जब पानी में जाए और धूल, मिट्टी, कीचड़, गंदगी कपड़ों से निकाल कर साफ कर दे तो उसे क्या कहेंगे, डिटर्जेंट कहेंगे। डिटर्जेंट 2 तरह का होता है, सोपी और नॉन सोपी। सोपी से पता चल रहा है, सोपी उसमें सोप रहेगा, सोपी डिटर्जेंट एक्चुअली में सोप कहलाता है। नॉन सोपी में सोप नहीं होगा, इसको सिंपली हम लोग डिटर्जेंट कहते हैं। तो डिटर्जेंट 2 तरह का होगा, सोपी और नॉन सोपी। सोपी को हम लोग सोप कहते हैं, नॉन सोपी को डिटर्जेंट कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग पहले सोप समझेंगे। सोप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिटर्जेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोप वेटेज ज़्यादा है, इसी से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। सोप क्या होता है, इट इज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या होता है, सोडियम मेटल
या पोटेशियम मेटल का लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सॉल्ट होता है उसी को कहते हैं सोप, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड बोले या फैटी एसिड बोले। विच हैज़ क्लींजिंग एक्शन इन वाटर, जो पानी में अपना कमाल दिखाएगा साफ सफाई का, ठीक है ना, तो उसे कहेंगे सोप। ये सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट का लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड जिसे फैटी एसिड बोलते हैं, विच हैज़ क्लीनिंग एक्शन इन वाटर, याद रखना है इसको, ठीक है। सोप दो तरह का हम लोग को पढ़ना है, सोडियम स्टीरेट और सोडियम पाल्मिटेट। तो देखिए इसको याद करने का तरीका, स्टीरेट एस से 17 मतलब 17 कार्बन वाला जो है अल्काइल ग्रुप बनाना है। तो 17 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप क्या हो, C17, और उसके बाद क्या करेंगे, अल्काइल ग्रुप में क्या होता है, जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 होता है। तो यहाँ n का वैल्यू 17 करेंगे, 17 दूनी 34 और 1 35, तो C17H35 सोडियम स्टीरेट 17। फिर कार्बोक्सिलिक में क्या होता है, COO होता है, तो CO लगाना, लास्ट में H होता है, लेकिन यहाँ H को कौन हटाया, सोडियम है ना, तो यहाँ सोडियम आ गया। तो ये याद रखना फॉर्मूला हो गया सोडियम स्टीरेट का, C17H35 CO माइनस ऊपर देना और Na प्लस, ये पार्ट जो इसमें भी सेम रहेगा CO माइनस Na प्लस। अब ये सोडियम पाल्मिटेट, P से 15, तो 15 कार्बन वाला जो है अल्काइल ग्रुप बनाता है, C15H 15 दूनी 30 और 1 31, तो H31, तो सोडियम पाल्मिटेट हो गया। तो ये दोनों नाम याद रखना है, ठीक है, आपको इसका फॉर्मूला सोडियम स्टीरेट और सोडियम पाल्मिटेट। सो बेस एक्चुअली में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलकर बनता है, मतलब इसका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। ये क्या होगा, बेसिक होगा, रेड लिटमस को ब्लू कर देगा, याद रखना। अब एक वर्ड आता है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेपोनिफिकेशन, जिसमें सोप का फॉर्मेशन होता है। ये भी 2025 के लिए आप जो है इसको टारगेट कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड है कि आ सकता है। तो ये होता क्या है इसमें, इसको हम लोग अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस मतलब ब्रेक डाउन ऑफ ईस्टर कहते हैं। यानी अल्कलाइन मतलब NaOH की प्रेजेंस में जो है तो हीट किया जाता है किसको, ईस्टर को। तो ये क्या होता है, इससे सोप का फॉर्मेशन होता है और अल्कोहल बनता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं सेपोनिफिकेशन रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ईस्टर का जब अल्कलाइन यानी बेस के साथ हाइड्रोलिसिस किया जा रहा है, ब्रेक डाउन कराया जा रहा है हीट करके, तो क्या बन रहा है, सोप का फॉर्मेशन हो रहा है। इसीलिए इसको कहते हैं सेपोनिफिकेशन, सोप मेकिंग रिएक्शन, ठीक है। जो यहाँ देख सकते हैं इथाइल इथानोएट ईस्टर है, NaOH के साथ अल्कली से बेस से रिएक्ट करके हीट किया गया है, तो सोडियम इथानोइड में सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज सोप, और एक इथेनॉल बना, अल्कोहल बना। ये रिएक्शन आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं सेपोनिफिकेशन रिएक्शन, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस यानी तोड़ना ऑफ ईस्टर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है और लगभग समझिए कि ये आप अगर आप पढ़ लेते हैं समझिए कि आपका सोप का जो फंडा पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसी से लॉन्ग में आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये एक्सपेक्टेड है कि 2025 में जो है पूछ सकता है, ठीक है। तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ सोप पहले समझना बहुत जरूरी है। जब तक सोप का स्ट्रक्चर नहीं समझेंगे उसका क्लीनिंग एक्शन कैसे काम करता है नहीं समझ में आएगा। तो देखिए सोप में दो पार्ट होता है, एक शॉर्ट आयनिक पार्ट होता है, जैसे ये देख रहे हैं, ये जो देखा गोल जैसा माइनस और ये Na प्लस, ये इसका शॉर्ट आयनिक पार्ट होता है। ये शॉर्ट आयनिक पार्ट जो इसको यहाँ भी दिखाया है CO माइनस Na प्लस, ठीक है। आयनिक पार्ट जो होती है हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर की तरफ अट्रैक्टिव होता है, यानी पानी को जहाँ देखेगा एकदम कैच करके पकड़ लेगा, समझ में आ रहा है। और ये जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है। फोबिया मतलब कि दूर भागेगा, पानी से दूर भागेगा। बताइए जो इंसान पानी से दूर भागेगा तो उसके बॉडी में क्या आएगा, उसको क्या पसंद होगा, गंदगी पसंद होगा, धूल मिट्टी कीचड़ यही सब पसंद होगा। तो मतलब वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, टुवर्ड्स ऑयल एंड ग्रीस, ऑयल और ग्रीस की तरफ अट्रैक्ट होगा। कौन, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट। तो आयनिक पार्ट पानी की तरफ अट्रैक्ट होगा, याद रखना है, और जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो ग्रीस ऑयल यानी डर्ट की तरफ अट्रैक्ट होगा। यहाँ तक समझ गए। अब क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप समझते हैं। तो याद रखना है एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2025 में एक्सपेक्टेड है कि आ सकता है। ये लीजिए लीक कर दिया, बन गया लीकर, देखिए इधर। तो क्या है, व्हेन सोप इज डिजॉल्व इन वाटर, जब सोप को वाटर में डालते हैं, इट फॉर्म ए कोलाइडल सॉल्यूशन। याद रखना कौन सा सॉल्यूशन बनाता है सोप, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता है, ठीक है, इन वाटर, ठीक है। इन विच द सोप मॉलिक्यूल क्लस्टर टुगेदर टू फॉर्म ए स्फेरिकल मिसल्स, जिसमें सोप मॉलिक्यूल क्या करता है अपने आप को एक स्फेरिकल शेप में जो है घेर लेता है एक झुंड में, इसी को कहते हैं मिसल्स। क्या बोलते हैं, तो जहां बोले मिसल्स के बारे में तो क्या लिखा है, इट इज द स्फेरिकल एग्रीगेट ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स इन वाटर। इट इज द स्फेरिकल एग्रीगेट ढेर ऑफ सोप मॉलिक्यूल इन वाटर, स्फेरिकल फॉर्म में। ये देखिए फिगर बना देना इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं Na प्लस और माइनस ऐसे दिखाया है और ये इस तरह से जो है जा रहा है इस तरह से, ठीक है। अब ये सोप मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, डर्ट यानी गंदगी को इंट्रैप कर लिया। ये गंदगी है बीच में, ये गोल जैसा देखे, ये डर्ट है, इसको इंट्रैप कर लिया है ना। तो ये दोनों फिगर आपको इंपॉर्टेंट है, ये बनाना क्लीनिंग एक्शन में। फिर आगे तो जब ये क्लस्टर बना लेगा सोप मिसल, डर्ट को घेर लेगा, फिर क्या होगा, व्हेन द डर्टी क्लॉथ इज एजिटेटेड, जब उसको इस तरह से हिलाया जाएगा,
इन सोप सॉल्यूशन द ऑयल एंड ग्रीस पार्टिकल प्रेजेंट इन इट्स सरफेस एंड इंट्रैप्ड बाय सोप मिसल गेट डिस्पर्स इन वाटर। जब उसको हिलाएंगे तो क्या होगा कि वो जो है सोप मॉलिक्यूल जो उसको पकड़ा हुआ था डट को बाहर निकाल के पानी में डाल देगा, यानी पानी में वो क्या हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा, और इस तरह से जो कपड़ा है वो साफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो था सोप का जो है पूरा का पूरा फंडा क्लियर हो गया। अब एक जैसे सोप जो हर जगह काम नहीं आता, हार्ड वाटर में सोप नहीं काम करता है। हार्ड वाटर क्या होता है, तो वैसे वाटर जिसमें हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट प्रेजेंट होंगे उसको कहते हैं हार्ड वाटर। जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट प्रेजेंट होंगे उसे क्या कहेंगे, हार्ड वाटर कहेंगे। और हार्ड वाटर में सोप काम नहीं करता है। ठीक है, तो सॉफ्ट वाटर में काम करता है, इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट का अमाउंट लेस होगा या ना के बराबर होगा। अब थोड़ा सा इस टॉपिक को देख लेते हैं कि हार्ड वाटर क्या होता है और क्यों सोप जो है काम नहीं करना चाहिए, तो फिर किसका ज़रूरत पड़ेगा, डिटर्जेंट का ज़रूरत पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल पूछा जा सकता है कि वाई सोप इज़ नॉट यूज्ड विथ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर अभी बताया इट इज़ सोडियम, वैसा सॉल्ट जिसमें वैसा वाटर जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट प्रेजेंट रहेगा उससे कहते हैं हार्ड वाटर। तो रीज़न क्या है इसको समझेंगे क्यों हम लोग जो है सोप को हार्ड वाटर के साथ नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, लार्ज अमाउंट ऑफ सोप इज वेस्टेड इन रिएक्टिंग विथ कैल्शियम मैग्नीशियम आयन ऑफ हार्ड वाटर। यानी जो हार्ड वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट होता है वो आयंस में टूटेगा, कैल्शियम मैग्नीशियम आयन, और उससे जो है सोप जाके आयनिक पार्ट है तो आयनिक से रिएक्ट करेगा। ठीक है ना, जैसे वाटर के साथ जुड़ रहा था तो रिएक्ट करेगा और इनसॉल्युबल कर्डी एकदम कर्डी मतलब दही की तरह वाइट पीपीटी बनाता है जिसको कहते हैं स्कम। तो पूछेगा स्कम क्या है, तो इट इज इनसॉल्युबल कर्डी वाइट पीपीटी विच इज फॉर्म व्हेन सोप इज रिएक्टेड विथ हार्ड वाटर। तो ये दिक्कत है सोप के साथ। ठीक है, दूसरा क्या है, ये जो स्कम बनता है ना ये अकेला छोड़ता नहीं कि हाँ बन गया तो बस शांत से बैठा, वो जाके और नुकसान देता है। जैसे जैसे स्कम बनेगा ये स्टिक टू द क्लॉथ, उस कपड़े में जाके चिपक जाएगा, समझ में आ रहा है, डट के साथ जिसको वॉश करना, और एक्स्ट्रा जो सोप अपना काम कर रहा था उसको भी डिस्टर्ब करेगा, समझ में आ रहा है। तो क्या करेगा, स्टिक टू द क्लॉथ बीइंग वॉश्ड एंड इंटरफेयर विद द क्लीनिंग एबिलिटी ऑफ एडिशनल सोप। इससे क्या होगा, ज़्यादा सोप भी वेस्ट होगा और समय भी ज़्यादा लगेगा। तो ये जो आपका दो कारण हो गया क्यों सोप को हम लोग हार्ड वाटर के साथ यूज़ नहीं करता। अब यूज़ करेंगे तो कैसे किया जाए, कैसे हार्ड वाटर में सफाई किया जाए, कुछ तो उपाय होगा। उपाय है डिटर्जेंट अपनाएं, हार्ड वाटर से छुटकारा पाएं। तो देखिए इधर सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड, याद रखना है सोप क्या था, सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड था। ये सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा है मानते हैं। ठीक है, ये देखिए कितना कार्बन इसमें, 11 और एक 12, तो ये 12 कार्बन हो गया। ठीक है ना, इसको बोलते हैं सोडियम एन डू डेकाइल बेंजीन सल्फोनेट। और ये आपका बेंजीन है, बेंजीन C6H6 जो होता है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन निकल गया क्योंकि दोनों तरफ बॉन्डिंग बना हुआ है, और ये सल्फोनेट SO3 और ये सोडियम है Na+। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सोडियम एन डू डेकाइल बेंजीन सल्फोनेट। डू डेकाइल क्यों, क्योंकि 12 कार्बन है, यहाँ देख रहे हैं 11 एक इधर एक 12 कार्बन है, और ये बेंजीन है, सल्फोनेट है और ये सोडियम। ठीक है, आपको याद क्या रखना है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा कि सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस। पहला तो डिफिनेशन हो गया दोनों का, किसका है, सोप का, सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। ये बायोडिग्रेडेबल होता है, मतलब डिकम्पोज हो जाता है आसानी से बैक्टीरिया से। डिटर्जेंट जनरली नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, मतलब दोनों हो सकता है लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल भी होता है, यानी आसानी से डिकम्पोज नहीं होगा। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर हार्ड वाटर, हार्ड वाटर के लिए सूटेबल नहीं होता है, जबकि ये सूटेबल होता है हार्ड वाटर के लिए डिटर्जेंट। सोप का क्लीनिंग एक्शन अगर बात करें सफाई के मामले में तो इतना अच्छा क्लीनिंग एक्शन नहीं, क्योंकि हार्ड वाटर में काम नहीं कर रहा है, जबकि डिटर्जेंट का स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग एक्शन, मतलब ज़्यादा जल्दी जो है गंदगी को यानी निकालता है, सफाई ज़्यादा जल्दी करता है, समझ रहा है। तो ये आपका जो सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस हो गया। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर जो है अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको कुछ बेहतर लगे तो अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।